हेलो गाइस, जिसने भी इसके पहले के एपिसोड नहीं सुने हैं वो हमारे दूसरे चैनल पर जाकर सुन सकता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिसने इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं वो इसी चैनल पर आएंगे आपसे रोज। अर्जुन की इन्वेंशन को अपने माथे के बीचों बीच एक तीव्र चुभन महसूस हुई, मानो कोई सुप्त शक्ति वहां करवट ले रही हो। उसकी भृकुटियों के बीच होने वाली यह हलचल उसके शरीर के भीतर जल रही उस हृदय ज्योति कैंडल लाइट की गूंज थी। उसका हृदय जो कुछ भी महसूस कर रहा था वह अब उसके माथे पर प्रतिबिंबित हो रहा था। सुनहरे रेशों ने उस ज्योति और उसके माथे को आपस में जोड़ दिया था, जिससे अर्जुन को एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। ये भी एक रक्त शक्ति ब्लडलाइन पावर थी। उसके शरीर में केवल एक नहीं बल्कि दो तरह की रक्त शक्तियां थीं। वह खूंखार आसुरी रक्त जिसे कभी जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ा गया था, वह हिंसक और प्राचीन था, मानो असुरों का कोई सम्राट हो। लेकिन वह उस हृदय ज्योति से डरता था। इसका अर्थ था कि ज्योति से जुड़ी रक्त शक्ति उस प्राचीन असुर सम्राट के रक्त से भी कहीं अधिक उच्च और उन्नत एडवांस थी। एक ही इंसान के भीतर दो दो महान रक्त शक्तियां। अर्जुन ने खुद से फिर पूछा, मैं कौन हूं? मेरे माता पिता कौन हैं? उस नक्षत्र पुतली स्टार पपट में दिखने वाला वह अधेड़ व्यक्ति निश्चित रूप से उसका पिता था। उसने अपनी यादों को बिखेर कर उस पुतली में क्यों छिपाया था? हजारों सवाल थे, पर जवाब एक भी नहीं। वह अपनी आंखें खोलना चाहता था, पर उसकी पलकें अभी भारी थीं। तभी उसे एहसास हुआ कि वह बिना आंखें खोले भी बाहर का सब कुछ देख सकता है, मानो उसके पास एक तीसरी आंख आ गई हो। बाहर का हर दृश्य सीधे उसके हृदय पर अंकित हो रहा था। उसने श्वेता को देखा, जिसका चेहरा उसके लिए फिक्र से सफेद पड़ गया था। उसने श्वेत वीर को देखा जो अब भी संघर्ष कर रहा था, और उसने उन सुनहरे योद्धाओं को भी देखा। उसी क्षण श्वेता के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने देखा कि अर्जुन के घावों से खून बहना बंद हो गया है और वे अपने आप भर रहे हैं। अर्जुन की जीवन शक्ति पहले से कहीं अधिक प्रबल हो रही थी। अचानक श्वेता का पूरा शरीर कांप उठा। उसने फटी आंखों से अर्जुन के माथे की ओर देखा, जहां बिजली की एक सुनहरी कौंद दिखाई दे रही थी, बिल्कुल एक आंख की तरह। यह उस आंख की चमक के नीचे श्वेता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पर पलक झपकते ही वह सुनहरी आंख बंद हो गई और अर्जुन ने अपनी असली आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। तुम ठीक हो? श्वेता खुशी से चहक उठी। वह बहुत डर गई थी कि कहीं अर्जुन उसे छोड़कर चला न जाए। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया और रणभूमि की ओर देखा। उस दिव्य आंख के खुलने के बाद अब वह सबकी असली ताकत को देख पा रहा था। रणविजय, यशवर्धन, रुद्र सब शक्ति भवन के 9वें स्तर पर थे। हैरानी की बात यह थी कि वे 9 सुनहरे योद्धा भी इंसान ही थे, पुतलियां नहीं। वे 9वें स्तर के माहिर योद्धा थे जो यहाँ रक्षक बनकर रह रहे थे। अर्जुन को समझ नहीं आया कि कोई योद्धा पुतली बनना क्यों स्वीकार करेगा। उसने अपनी नजरें जमीन पर दौड़ाईं। पल भर में पूरे कक्ष के मुद्रणों का जाल उसके दिमाग में एक नक्शे की तरह उतर गया। उसे अब ध्यान लगाने की जरूरत नहीं थी, बस एक नजर ही काफी थी। तभी उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान आई। वह समझ गया, इस विरासत को छोड़ने वाला कोई मामूली उस्ताद नहीं था। उसने यहाँ एक चतुर्थ श्रेणी का महामुद्रण छिपा रखा था, जो हजारों छोटे छोटे तृतीय श्रेणी के मुद्रणों से मिलकर बना था। ये कला अद्भुत थी। अगर उसके शरीर में ये बदलाव ना आता तो वह कभी इस रहस्य को नहीं समझ पाता। ये पूरा विशाल कक्ष ही अपने आप में एक जीवित मुद्रण था। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, तुमने ये जाल उत्तराधिकारी चुनने के लिए बनाया था। पर जब मैं यहाँ पहुंचा तो तुम्हारे योद्धा ने कहा कि मैं अयोग्य हूँ। तो अब देखो मेरी योग्यता। अर्जुन खड़ा हुआ और लड़ रहे लोगों पर एक बर्फीली नजर डाली। मेरे पीछे आओ, अर्जुन ने श्वेता से कहा। श्वेता घबरा कर बोली, क्या तुम अभी भी विरासत चाहते हो? चलो यहाँ से भाग चलते हैं। श्वेता को डर था कि अर्जुन की साधना अभी भी बहुत कम है और ये दिग्गज उसे मार डालेंगे। पर अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर कहा, मुझ पर भरोसा रखो। रुद्र का अंत, तुम अभी भी जिंदा हो। रुद्र की आवाज नफरत से भरी थी। स्वर्ण योद्धा भी हैरान था कि उसका प्रहार खाली कैसे गया। योद्धा ने दूसरे रक्षकों को इशारा किया और उनमें से एक रुद्र की ओर बढ़ा, जबकि वह खुद अर्जुन को खत्म करने के लिए आगे आया। इस बार तुम नहीं बचोगे, उसने अपनी बर्छी तानी। श्वेता का चेहरा पीला पड़ गया, पर अर्जुन पीछे नहीं हटा। वह आगे बढ़ा और उसके हर कदम के साथ जमीन के मुद्रण जगमगा उठे। दहाड़, एक नीला गरुड़ जमीन से निकला और योद्धा से जा टकराया। उसी पल आसमान से एक विशाल नक्षत्र कुल्हाड़ी ग्रेट एक्स नीचे गिरी। हर तरफ से मुद्रण बाण चलने लगे। अर्जुन के चलते ही पूरा कक्ष जैसे उसके इशारों पर नाचने लगा। स्वर्ण योद्धा को पीछे हटना पड़ा। वह हक्का बक्का रह गया, पूरा कक्ष अर्जुन के नियंत्रण में आ रहा था। वध, योद्धा चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से हमला किया। अर्जुन ने ठंडी आह भरी। जमीन से एक विशाल अजगर पाइथन निकला और उसने स्वर्ण योद्धा को जकड़ लिया। दफा हो जाओ, अर्जुन ने दहाड़ लगाई और एक नक्षत्र हथौड़े जायंट हैमर ने योद्धा को दूर उछाल दिया। ये देखकर रणविजय और यशवर्धन के भी होश उड़ गए। वे समझ गए कि अर्जुन अब इस पूरे स्थान का स्वामी बन चुका है। रुद्र ने चिल्लाकर कहा, इसे पहले मारना होगा। पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, आसमान से नक्षत्र पुतली का एक विशालकाय हाथ नीचे की ओर बढ़ा। यह क्या है? सब खौफ से जड़ हो गए। वह हाथ किसी देवता के हाथ जैसा लग रहा था। अर्जुन की नजरें रुद्र पर जमी थीं। ये वही रुद्र था जिसने श्वेता को घायल किया था और अर्जुन पर पीछे से वार किया था। रुद्र, तेरा अंत आ गया है। वह नक्षत्र हाथ बिजली की गति से नीचे आया।
रुद्र ने भागने की कोशिश की, पर उस हाथ का घेरा इतना बड़ा था कि वह बच नहीं पाया। धूम, धरती कांप उठी। जब वह हाथ ऊपर उठा तो वहां रुद्र का नामो निशान नहीं था, वह धूल में मिल चुका था। अब अर्जुन की नजर उस स्वर्ण योद्धा पर पड़ी। योद्धा का कलेजा कांप उठा। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और कहा, बधाई हो, तुम परीक्षा में सफल हुए। यह विरासत तुम्हारी है। ये सुनकर अर्जुन खुश नहीं हुआ। उसकी आंखें और भी सर्द हो गईं। सफल हुआ? अर्जुन ने व्यंग्य से पूछा। मैं और श्वेता यहाँ मरते मरते बचे और तुम अब कह रहे हो कि मैं सफल हुआ? परीक्षा? तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मेरी परीक्षा लो? जैसे ही अर्जुन के शब्द खत्म हुए, वह विशाल नक्षत्र हाथ फिर से नीचे आया और उस स्वर्ण योद्धा को भी राख में मिला दिया। अर्जुन ने अपनी शक्ति से पूरे महाकक्ष पर कब्जा कर लिया है और अपने दुश्मनों को धूल चटा दी है। अब वह प्राचीन पुस्तक उसके सामने है। क्या वह उसे प्राप्त कर पाएगा? और रणविजय तथा यशवर्धन इस हार को कैसे स्वीकार करेंगे? अध्याय 272 उत्तराधिकार। त्याग दिया। विरासत। परीक्षा। अगर तुम मुझे स्वीकार करोगे तभी मैं तुम्हारी विरासत को स्वीकार करूंगा। अर्जुन के मन में कड़वाहट थी। अभी कुछ देर पहले तुम कह रहे थे कि मैं योग्य हूं और मुझे मारना चाहते थे। वह जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। और अब जिस चीज के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी, उसे तुम महज एक परीक्षा का नाम दे रहे हो। इस समय अर्जुन एक उत्तराधिकारी नहीं बल्कि एक लुटेरा था। चूंकि तुम्हारी इच्छा है कि केवल समर्थ व्यक्ति ही इसे प्राप्त करे, तो मैं, जो समर्थ हूं, इसे छीन लूंगा। अर्जुन को पहले रुद्र, जूशा और फिर उस स्वर्ण योद्धा को मारते देख महाकक्ष में मौजूद हर किसी का रंग उड़ गया। सबकी निगाहें अर्जुन पर टिक गईं, उनकी आंखों में लालच और नफरत की चमक थी। उसी समय अर्जुन की नजर रणविजय जानचैन पर पड़ी। उसकी आंखों में एक खौफनाक मारक मंशा, किलिंग इंटेंट, कौन थी। रणविजय ने उस ठंडी नजर को महसूस किया और समझ गया कि यह युवक उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। सूं, अर्जुन ने अपनी हथेली घुमाई और वह नक्षत्र हाथ बिजली की गति से रणविजय की ओर बढ़ा। इस कक्ष के भीतर अर्जुन ही सर्वस्वा था। रणविजय का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी नक्षत्र आत्मा जागृत हुई और वह तलवार की रोशनी में नहा गया। ऐसा लगा मानो वह खुद एक तलवार बन गया हो। हवा में तलवारों की तीखी चीखें गूंजने लगीं। प्रहार। रणविजय दहाड़ा। उसने अपनी उंगली से एक खूनी लकीर हवा में खींची और एक विशाल रक्त वर्ण की तलवार उस नक्षत्र हाथ से जा टकराई। धूम। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरा कक्ष हिल उठा। रणविजय ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। इसे मार डालो, रणविजय चिल्लाया। तभी यशवर्धन, यांग फैन, बिजली की तरह अर्जुन की ओर झपटा। उसकी नक्षत्र हथेली असीम शक्ति से भरी थी। पर उसी पल श्वेत वीर बाय लूजिंग अर्जुन के बगल में प्रकट हुआ। उसने अपनी महासूर्य प्रहार कला से उन हथेलियों के वार को बीच में ही काट दिया। अर्जुन ने ठंडी आह भरी। जमीन के मुद्रण फिर से गरजे और यशवर्धन की ओर लपके। साथ ही हजारों सुनहरी बर्छियां रणविजय की ओर बढ़ीं। रणविजय के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने पीछे की ओर छलांग लगाई और किसी तरह महाकक्ष से बाहर जा गिरा। उसके मुंह से खून के फव्वारे फूट रहे थे। अर्जुन ने बाहर खड़े रणविजय की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए काल समाया था। वे दोनों ही एक दूसरे का अंत चाहते थे। औषध राजमहल का ये दिग्गज वाकई काबिल है, अर्जुन ने सोचा। एक चतुर्थ श्रेणी के सुरक्षा चक्र के बावजूद वह बच निकला। अगर आज अर्जुन के पास मुद्रणों की यह शक्ति न होती तो रणविजय उसे चुटकियों में मसल देता। अभी अर्जुन की साधना बहुत कम थी। अर्जुन ने यशवर्धन की ओर देखा। नक्षत्र हाथ उसे कुचलने ही वाला था कि वह भी फुर्ती से पीछे हटा और कक्ष से बाहर निकल गया। वह जानता था कि जब तक अर्जुन उस कक्ष के भीतर है और मुद्रणों को नियंत्रित कर रहा है, उसे कोई नहीं हरा सकता। मयंक, हुआफंग और अन्य लोग भी बाहर निकल गए। वे सब कक्ष के द्वार पर खड़े होकर अर्जुन का इंतजार करने लगे। उनकी आंखों में जलती आग साफ कह रही थी कि अर्जुन को बाहर तो आना ही होगा, और जैसे ही वह बाहर कदम रखेगा, उसे कब्र भी नसीब नहीं होगी। स्वर्ण सम्राट का उदय। कक्ष के भीतर बचे हुए स्वर्ण योद्धा अर्जुन को घूर रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि वे यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। ये युवक बागी है, इसे काबू करना नामुमकिन है, एक योद्धा ने चिल्लाकर कहा। मैं इसे रोकता हूँ, तुम सब मिलकर स्वर्ण सम्राट को जागृत करो। उस योद्धा ने अपनी बर्छी से नक्षत्र हाथ को रोकने की कोशिश की, भले ही उसका शरीर टूटने लगा था। बाकी योद्धाओं ने अपनी बर्छियां उस मूर्ति पर दे मारी। कड़क। मूर्ति का बाहरी खोल पत्थर की तरह टूटने लगा। उसके भीतर से सुनहरी किरणें फूटने लगीं। अर्जुन ने देखा कि वह मूर्ति वास्तव में एक विशालकाय स्वर्ण कवचधारी पुतली पपट थी। उन 9 योद्धाओं के शरीर एक एक करके फटने लगे और उनमें से निकली सुनहरी रोशनी उस विशाल पुतली के भीतर समा गई। हा, अगर तुम विरासत स्वीकार नहीं करते तो मरो। उस योद्धा की आखिरी चीख गूंजी और वह भी उस विशाल पुतली में विलीन हो गया। अचानक उस विशाल स्वर्ण पुतली ने अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। उसके हाथ से वे दोनों प्राचीन ग्रंथ नीचे गिर गए। उसकी आंखों में अर्जुन के लिए विनाश का भाव था। अर्जुन समझ गया, वे 9 योद्धा इंसान थे, पर यह मूर्ति एक असली चतुर्थ श्रेणी की पुतली थी। इस गुफा में, जहां केवल शक्ति भवन के योद्धा आ सकते थे, ये पुतली अजेय थी। स्वर्ण पुतली ने अपनी उंगली अर्जुन की ओर की। उस एक उंगली से निकलते ही अंतरिक्ष मुड़ने लगा और एक सुनहरी किरण अर्जुन के सिर की ओर बढ़ी। अर्जुन ने तुरंत नक्षत्र हाथ को अपनी ढाल बनाया। दोनों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। कक्ष की दीवारें दरकने लगीं। वह पुतली निडर होकर आगे बढ़ रही थी और नक्षत्र हाथ को पीछे धकेल रही थी। अर्जुन ने एक बड़ा जोखिम लिया।
उसने नक्षत्र हाथ से पुतली के हाथों को जकड़ लिया और खुद बिजली की गति से उसकी ओर लपका। पुतली की आंखों से सुनहरी बिजली निकली, पर अर्जुन के माथे से भी वैसी ही तीव्र रोशनी फूटी जिसने उस वार को काट दिया। अर्जुन ने अपनी हथेली उस पुतली के सिर पर टिका दी। पुतली की आंखों में तिरस्कार था। एक तीसरे स्तर का मामूली लड़का उसे हिलाने की सोच रहा था। शून्य प्रहार, वॉइड ब्रेक। अर्जुन की हथेली से एक ऐसी कंपन पैदा हुई जो पुतली के सिर के भीतर चली गई। पुतली के भाव तुरंत बदल गए। उसके भीतर के सुरक्षा मुद्रण, डिफेंसिव इंस्क्रिप्शंस टूटने लगे थे। यह असंभव था। क्या अर्जुन उसके शरीर के भीतर के छिपे हुए मुद्रणों को देख पा रहा था? हाँ, उसकी तीसरी आंख सब देख रही थी। अर्जुन ने एक के बाद एक कई प्रहार किए। अंततः एक भारी आवाज के साथ वह विशाल स्वर्ण पुतली घुटनों के बल जमीन पर आ गिरी। उसकी चेतना लुप्त हो गई और वह अब एक बेजान पुतली मात्र रह गई थी। अर्जुन ने उसे तुरंत अपनी मुद्रण अंगूठी डिवाइन रिंग में रख लिया। अब यह अजेय पुतली उसकी थी। विरासत का त्याग। अर्जुन ने नीचे गिरे दोनों प्राचीन ग्रंथ उठाए। उसने पहला ग्रंथ खोला और अपनी चेतना उसमें डाली। इस ग्रंथ में मेरी साधना की महान कलाएं और मुद्रण ज्ञान संचित है। अब ये तुम्हारा है। एक प्राचीन आवाज उसके कानों में गूंजी। अर्जुन मुस्कुराया, फिर उसने दूसरा ग्रंथ खोला। मैं हूं स्वर्ण देव पुरुष सेलेस्टियल वेनरेबल जिनजिंग। मैंने अपनी पूरी देह को एक दिव्य अस्त्र की तरह बना लिया था। मुझे मेरे ही अपनों ने धोखा दिया। अगर तुम योग्य हो तो मेरी विरासत को संभालो, पर याद रहे इस साधना के बारे में किसी को पता न चले, वरना तुम्हारा अंत भी मेरी तरह होगा। अगर तुम कभी आकाशीय चमत्कार सेलेस्टियल फेनोमेनन स्तर तक पहुंचो तो मेरे शत्रुओं का पता लगाना और मेरा प्रतिशोध लेना। आवाज लुप्त हो गई। अर्जुन की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। स्वर्ण दंड कला, गोल्डन पनिशमेंट, एक ऐसी कला जो शरीर को वज्र बना दे। अर्जुन ने देखा कि श्वेता, वीर और त्रिदेव भाई के बड़े भाई अभी भी कक्ष में थे। बड़े भाई ने मुस्कुराकर कहा, भाई अर्जुन, देव पुरुष की विरासत पाने के लिए बधाई। अर्जुन ने उनकी ओर देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान दी। वह कक्ष के द्वार तक पहुंचा और बाहर खड़े उन दिग्गजों रणविजय, यशवर्धन आदि की ओर देखा। इस गुफा के सारे झगड़े इस विरासत के लिए ही थे। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, आप सब मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि यह मेरे पास है, पर मुझे स्वर्ण प्रांत की इन शक्तियों से कोई दुश्मनी नहीं पालनी है। ये देव पुरुष की विरासत, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह आप सबको मुबारक। इतना कहकर अर्जुन ने अपनी हथेली घुमाई और वह प्राचीन ग्रंथ कक्ष से बाहर फेंक दिया। सबके होश उड़ गए। एक देव पुरुष की विरासत जिसे पाने के लिए लोग जान दे देते हैं, अर्जुन ने उसे किसी पुराने जूते की तरह कचरे में फेंक दिया था। अर्जुन ने विरासत को त्याग कर सबको चौंका दिया है। क्या यह उसकी कोई नई चाल है? और बाहर खड़े भूखे भेड़िए उस ग्रंथ को पाने के लिए आपस में लड़ेंगे या फिर भी अर्जुन का पीछा करेंगे? अध्याय 273, धूल सिमट गई। अर्जुन की इन्वेंशन ने उस विरासत को पूरी तरह त्याग दिया था। वे 9 सुनहरे योद्धा पुतलियों जैसे दिखते थे, पर वास्तव में वे इंसान थे। यदि अर्जुन की मानसिक चेतना इतनी तीव्र न होती कि वह अपनी तीसरी आंख खोल पाता, तो वह भी धोखा खा जाता और उन्हें महज पुतलियां समझ लेता। उन योद्धाओं ने अपनी नक्षत्र आत्माओं को प्रकट किए बिना एक ही तरह की कला का अभ्यास किया था, जिससे वे निर्जीव मशीनों जैसे लग रहे थे। जब अर्जुन ने स्वर्ण दंड प्राचीन ग्रंथ देखा तो उसके मन में एक संदेह उठा, क्या ये 9 योद्धा भी इसी विरासत का हिस्सा थे? विरासत के संदेश ने अर्जुन को और भी सशंकित कर दिया। उसमें लिखा था कि यह कला अत्यंत कठोर है, इसका अभ्यास असामान्य होगा और इसे अपने बड़ों से छिपाकर रखना होगा। अर्जुन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। भले ही उस देव पुरुष ने कहा हो कि उसे अपनों ने धोखा दिया और वह प्रतिशोध चाहता है, फिर भी अर्जुन का मन विचलित था। यदि यह स्थान केवल प्रतिभा परखने के लिए था, तो आकाशीय शक्ति टियंगान के योद्धाओं का प्रवेश वर्जित क्यों था? और यदि अर्जुन अयोग्य था, तो उसे यहां तक पहुंचने ही क्यों दिया गया? इसके अलावा अर्जुन जानता था कि उसकी अपनी पृष्ठभूमि असाधारण है और उसके पास पहले से ही विक्रम राज की श्रेष्ठ साधना विधियां हैं। उसे इस स्वर्ण ग्रंथ के प्रति कोई मोह नहीं था। अर्जुन का स्वभाव अत्यंत निर्णायक था। चूंकि उसे संदेह था और यह कोई अनिवार्य कला नहीं थी, इसलिए उसने इसे त्यागने में एक पल की भी देरी नहीं की। उसने ये ग्रंथ श्वेता या वीर के लिए भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे लगा कि इसमें कोई छिपा हुआ खतरा हो सकता है। सभागार के बाहर खड़े रणविजय, जान चैन, यशवर्धन, यांग फैन, आदित्य चाओलाई और मयंक हुआ फंग जड़ होकर उस प्राचीन पुस्तक को देख रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि अर्जुन ऐसा करेगा। श्वेता और वीर भी हैरान थे, इतनी मेहनत से मिली विरासत को कोई ऐसे ही कैसे छोड़ सकता है? इस पुस्तक में स्वर्ण देव पुरुष की युद्ध कला है। मैं इसे त्याग रहा हूं और आप सबको सौंप रहा हूं। मेरे हाथ में जो दूसरा ग्रंथ है, वह नक्षत्र मुद्रण का ज्ञान है, जिसकी मुझे आवश्यकता है। मैं इसे अपने पास रखूंगा। इस तरह मेरा हिसाब आप सबसे बराबर हुआ। इस गुफा के बाहर हमारे बीच कोई शत्रुता नहीं रहनी चाहिए, लेकिन अगर कोई फिर भी मुझे परेशान करने की कोशिश करेगा, तो मैं उसका अंत करने से पीछे नहीं हटूंगा। अर्जुन की आवाज पूरे परिसर में गूंज उठी। हालांकि उसने शांति का प्रस्ताव रखा था, पर वह जानता था कि रणविजय जैसे लोग उसे कभी जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अर्जुन उनका सबसे काला राज जान चुका था। पर अभी के लिए उसने खुद को सार्वजनिक निशाने से बचा लिया था। क्या ये दिग्गज योद्धा अब अपने बड़ों के सामने ये स्वीकार कर पाएंगे कि वे एक तीसरे स्तर के लड़के से हार गए और उसने उन्हें खैरात में विरासत दी? अर्जुन ने अपनी आस्तीन झटकी और सभागार का विशाल द्वार भारी गूंज के साथ बंद हो गया। लालच का तांडव। बाहर खड़े योद्धाओं की आंखों में खून उतर आया।
ये कला मेरी है। आदित्य सबसे पहले दहाड़ा। उसकी जलती हुई तलवार ने हवा में आग लगा दी और वह पुस्तक की ओर लपका। उसके हिलते ही बाकी सब भी टूट पड़े। यशवर्धन की नक्षत्र हथेली आसमान में उभरी, इसे छोड़ दो। आदित्य की तलवार ने अंतरिक्ष को चीरने का प्रयास किया। रणविजय और मयंक भी अपनी पूरी शक्ति के साथ उस ग्रंथ को झपटने के लिए बढ़े। चूंकि अर्जुन ने सब कुछ साफ कह दिया था, उन्हें यकीन था कि यह असली विरासत है। तभी पूरी गुफा तेजी से हिलने लगी। स्वर्ण योद्धा ने सही कहा था, विरासत के हत्ते ही यह स्थान नष्ट होने लगा। आसमान में खड़ी वह विशाल प्रतिमा धमाके के साथ फट गई। एक भयानक बवंडर उठा और सुनहरी रेत का सैलाब हर तरफ फैल गया। गुफा का विनाश। सभागार के भीतर अर्जुन ने श्वेता से कहा, हमें निकलना होगा। उसने सभागार की दीवार में एक छेद किया और वे सब बाहर की ओर भागे। तूफान इतना प्रबल था कि आंखें खोलना नामुमकिन था। ये जगह ढह रही है, पर जान का खतरा नहीं होना चाहिए, वीर चिल्लाया। सुनहरी रेत ने सबको अपनी चपेट में ले लिया और तेज बहाव में चारों साथी एक दूसरे से अलग हो गए। 3 दिन बाद पूरी दुनिया में खबर फैल गई, नक्षत्र मुद्रण गुफा लुप्त हो गई है। वह प्राचीन नगरी अब सुनहरी रेत के समंदर के नीचे दफन थी। लोग दूर दूर से उस मरुस्थल को देखने आए, पर वहां सिर्फ सन्नाटा और रेत थी। स्वर्ण प्रांत में चर्चा थी कि रणविजय ने देव पुरुष की विरासत जीत ली है। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, पर गुफा के भीतर क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता था। श्वेता और वीर सुरक्षित संस्थान लौट आए। वे बाहर की अफवाहें सुनकर मुस्कुरा देते थे। किसी ने अर्जुन का नाम तक नहीं लिया, शायद उन दिग्गजों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अपनी हार का सच बता सकें। वीर और श्वेता ने भी चुप्पी साधे रखी ताकि अर्जुन पर कोई संकट न आए। अर्जुन की गुप्त साधना। मरुस्थल की रेत के नीचे एक दबे हुए खंडहरनुमा महल में अर्जुन पद्मासन में बैठा था। उसके सामने वह विशाल स्वर्ण सम्राट पुतली खड़ी थी। अर्जुन ने अपनी मुद्रण कला का उपयोग कर उस लावारिस पुतली को अपने वश में कर लिया। यह एक चतुर्थ श्रेणी की अजेय पुतली थी। उसने इसकी सुरक्षा परतों को फिर से मजबूत किया। अब ये पुतली अर्जुन की इच्छा मात्र से हिल सकती थी। उसने इसे अपनी मुद्रण अंगूठी में सुरक्षित रख लिया। पुतली को वश में करने के बाद अर्जुन ने अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस किया। उसने अपनी आंखें मूंद लीं। अचानक उसके माथे के बीचों बीच से एक तीव्र प्रकाश फूटा और वहां सुनहरी तीसरी आंख खुल गई। उस आंख के खुलते ही खंडहर के बाहर की हर हलचल, रेत का हर कण अर्जुन के दिमाग और हृदय में साफ दिखने लगा। उसने अपनी असली आंखें भी खोलीं। अब उसकी तीनों आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी महज चमक नहीं थी, बल्कि इसमें अर्जुन की इच्छा शक्ति, विल पावर समाई थी। उसकी नजरें अब किसी के भी हृदय को चीर देने की क्षमता रखती थीं। अर्जुन ने न केवल एक अजेय पुतली हासिल की है, बल्कि दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर ली है। अब वह इस मरुस्थल से बाहर निकलकर अपना अगला कदम क्या उठाएगा? क्या वह रणविजय से अपना हिसाब चुकता करेगा? अध्याय 274, सम्राट परिवार का उत्तराधिकारी। नक्षत्र मुद्रण गुफा, डिवाइन इंस्क्रिप्शन ट्रायल ग्राउंड्स का मामला शांत होने के बाद स्वर्ण प्रांत, लियोंगजो सिटी की विभिन्न शक्तियां अपनी सामान्य शांति में लौट आईं। वे गुट जो महाशक्तियां नहीं थे, एक बार फिर शतरंज के मोहरों की तरह किनारे कर दिए गए। इस बार की परीक्षा पिछली किसी भी परीक्षा से कहीं अधिक घातक सिद्ध हुई थी। कई अनुभवी योद्धा उस मरुस्थल की गहराइयों में समा गए थे, यहां तक कि महाशक्तियों को भी भारी क्षति हुई थी। जीवित बचे लोगों के अनुसार वे केवल इसलिए बाहर निकल पाए क्योंकि वह पूरी मायावी नगरी ढह गई थी, अन्यथा वे वहीं फंसकर दम तोड़ देते। पूरी दुनिया की नजरों में औषध राजमहल, डेनवांग पैलेस इस युद्ध का निर्विवाद विजेता बनकर उभरा। इसका कारण था रणविजय ज़ानचेन। स्वर्ण प्रांत के इस दिग्गज ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि वह प्राचीन देव हेवनली वेनरेट की रहस्यमयी विरासत भी हासिल कर ली, जिसकी चर्चा अब हर जुबान पर थी। रणविजय पहले से ही नियति सूची डेस्टिनी रैंकिंग में 11वें स्थान पर था, और अब इस नई शक्ति के साथ लोग कयास लगा रहे थे कि वह कब शीर्ष 10 के योद्धाओं को चुनौती देगा। उसके लिए एक एक रैंक का सुधार अब साम्राज्य में उसके बढ़ते कद का प्रतीक था। परंतु औषध राजमहल के भीतर रणविजय के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। इसके विपरीत उसके भावों में एक गहरा शोक झलकता था। रणविजय, जो हो गया सो हो गया, अब दुखी मत हो, सब कुछ समय के साथ धुंधला पड़ जाएगा, रणविजय के गुरु ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। गुरुदेव, चंद्रिका किंग यू की मृत्यु मेरी अक्षमता के कारण हुई, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, रणविजय ने अत्यंत दुखी स्वर में कहा। अचानक उसकी आंखों में तलवार की धार जैसी ठंडी चमक कौंधी। चंद्रिका की मौत की आधी जिम्मेदारी उस मुद्रण उस्ताद पर है। अगर वह न होता तो चंद्रिका कभी उस चक्र में नहीं फंसती। मैं उस नीच को अपने हाथों से मारूंगा, खून का बदला खून से लूंगा। रणविजय की आंखों में जलती वह नफरत बनावटी नहीं थी। अर्जुन की इन्वेंशन के प्रति उसका प्रतिशोध अब एक जुनून बन चुका था। वह अर्जुन को हर हाल में मृत देखना चाहता था, न केवल इसलिए कि अर्जुन उसका काला राज जान चुका था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अर्जुन ने उस महाकक्ष में उसे बुरी तरह घायल कर बाहर फेंक दिया था। और सबसे बड़ा अपमान, अर्जुन ने उस विरासत को तुच्छ समझकर उनकी ओर भीख की तरह फेंक दिया था। जिस चीज को पाने के लिए रणविजय ने अपनी आधी जान लगा दी, उसे अर्जुन ने पैरों की धूल समझा था। अर्जुन का जीवित रहना रणविजय के लिए एक चुभता हुआ कांटा था। ठीक है, जब तुमने ठान ही लिया है तो तुम स्वयं चंद्रिका की मौत का बदला लोगे और उस बालक का अंत करोगे, उसके गुरु ने शांत भाव से कहा। उन्हें पता था कि रणविजय जैसे प्रतिभावान योद्धा के लिए प्रतिशोध लेना कोई बड़ी बात नहीं है।
गुरुदेव, आदरणीय चाचा जी, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं अनुमति चाहती हूँ, पास खड़ी एक अत्यंत सुंदर युवती ने धीमे स्वर में कहा। रणविजय की नजरें उस पर टिक गईं। यह मोहिनी मो कंचेंग थी। अपनी गुरु आर्या लुओही की देखरेख में उसकी साधना और औषधि विज्ञान एल्केमी दोनों में अभूतपूर्व सुधार हुआ था। आर्या ने मोहिनी को निखारने के लिए साम्राज्य की दुर्लभतम जड़ी बूटियों और अमृत का उपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ठीक है बेटी, तुम जा सकती हो। रणविजय तुम्हें तुम्हारे कक्ष तक छोड़ आएगा, आर्या ने कोमलता से कहा। आवश्यकता नहीं है। ज्येष्ठ भ्राता रणविजय को अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें मुझ पर समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मोहिनी की आवाज पहले की तरह ही बर्फीली थी, जो सबको खुद से दूर रखती थी। उसने झुककर प्रणाम किया और अकेले ही वहां से चली गई। मोहिनी के पीछे चल रही बैजंती बाई फेईक ने रणविजय को एक गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में रणविजय के प्रति एक छिपा हुआ आकर्षण था। रणविजय, जो औषध राजमहल का सबसे सुदर्शन और सभ्य युवक माना जाता था, हमेशा से बैजंती का आदर्श रहा था। परंतु बैजंती जानती थी कि उसके और रणविजय के बीच कुछ संभव नहीं है। पहले चंद्रिका थी और अब मोहिनी। बैजंती ने एक ठंडी आह भरी और मोहिनी के पीछे भागी। जल्द ही उसने मोहिनी को गांठ लिया। मोहिनी की उस सुंदर पर शांत पीठ को देखते हुए बैजंती के होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाए, पर अंत में वह चुप रही। वह जानती थी कि जिस मुद्रण उस्ताद को मारने की बात रणविजय कर रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। अगर वह मोहिनी को बता देती कि अर्जुन स्वर्ण प्रांत में आ चुका है और मुद्रण गुफा में भी था, तो मोहिनी की क्या दशा होती। परंतु उसने मौन रहना चुना। अगर रणविजय अर्जुन को मार देता है, तो मोहिनी और अर्जुन के बीच की बची खुची संभावना भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। श्वेत मृग संस्थान में संकट। श्वेत मृग संस्थान के एक ऊंचे मंडप पर खड़ी श्वेता बाई लुईग सामने के सरोवर को देख रही थी। उसके मन में चिंता की लहरें उठ रही थीं। 1 महीना बीत चुका था, पर अर्जुन अभी तक नहीं लौटा था। उसे डर था कि कहीं अर्जुन किसी मुसीबत में न पड़ गया हो। फिर से उसी लड़के के बारे में सोच रही हो क्या। तभी पीछे से एक हल्की हंसी सुनाई दी। श्वेता ने धीरे से मुड़कर अपने भाई श्वेतवीर बाई लुजिंग को घूरा। आप क्या कह रहे हैं? अभी भी नहीं मानोगी। पिछले कई दिनों से तुम न तो अभ्यास गुफा में गई हो और न ही तुमने साधना की है, वीर ने अपनी बहन को छेड़ते हुए कहा। अगर तुम्हारा भाई साल भर के लिए गायब हो जाए, तो शायद तुम्हें इतनी चिंता नहीं होगी। आप तो इतने शक्तिशाली हैं, आपको क्या होगा? श्वेता मुस्कुराई, पर अर्जुन की साधना अभी उतनी ऊंची नहीं है। भले ही उसने वह विरासत त्याग दी थी, पर अगर वह उन दरिंदों के हत्थे चढ़ गया, तो वे उसे नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम्हें उस पर इतना भी भरोसा नहीं है? वीर ने हंसते हुए कहा। चिंता इंसान की बुद्धि हर लेती है। आप सही कह रहे हैं। उस लड़के के पास तरकीबों का खजाना है, उसे मारना उन लोगों के लिए भी आसान नहीं होगा। श्वेता के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आई। अर्जुन के साथ उसका समय भले ही कम था, पर उस युवक में एक ऐसा आकर्षण था जो सबको उसकी असाधारण प्रतिभा का एहसास करा देता था। रणविजय, यशवर्धन और आदित्य जैसे दिग्गज, जो खुद को स्वर्ण प्रांत का राजा समझते थे, अर्जुन ने उन सबको उस महाकक्ष से खदेड़ दिया था। पर अब हमारे संस्थान के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। एक अत्यंत कष्टदायक व्यक्ति यहाँ आया है, वीर ने कुछ झुंझलाहट के साथ कहा, जिससे श्वेता चौंक गई। संस्थान में क्या हुआ? तुम्हें याद होगा कि हमारे पूर्वजों ने श्वेत मृग संस्थान की उत्पत्ति के बारे में क्या बताया था, वीर ने कहा, और श्वेता का दिल जोर से धड़का। उसे वह सब याद था जो उसने अर्जुन के साथ चर्चा की थी। अर्जुन के पास विक्रम राज मुद्रा किंग कैंग टोकन थी, और वह राजा विक्रम का असली उत्तराधिकारी था। हाँ, मुझे याद है, श्वेता ने कहा। राजा विक्रम के सम्राट वंश दी क्लैन का एक उत्तराधिकारी यहाँ आया है, और वह श्वेत मृग संस्थान पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। वीर की बात सुनकर श्वेता की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सम्राट वंश का उत्तराधिकारी, और वह संस्थान पर कब्जा करना चाहता है? ये कैसे संभव है? तो फिर अर्जुन कौन है? अर्जुन के पास तो असली मुद्रा है, और उस मुद्रा के बिना किसी को इस गुप्त गुट के बारे में पता कैसे चला? वह कब आया? श्वेता ने पूछा। आज ही, और ऐसा लगता है कि उसे संस्थान की आंतरिक जानकारी भी है, यहाँ तक कि वह तुम्हारे बारे में भी जानता है। वीर के चेहरे पर एक विवशता भरी मुस्कान थी। हजारों वर्षों के बीतने के साथ संस्थान के लोगों के मन में अपने गुप्त गुट होने की भावना धुंधली पड़ चुकी थी। विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए ये सब महज एक पुरानी कहानी जैसा था। मेरे बारे में जानता है? श्वेता चकित थी। वह युवक अत्यंत अहंकारी है। आते ही उसने घोषणा कर दी कि आज से श्वेत मृग संस्थान उसके आदेशों पर चलेगा, और इस एहसान के बदले वह तुमसे विवाह करेगा। वीर खुद ही इस हास्यास्पद स्थिति पर हंस पड़ा। चलिए देखते हैं वह कौन है, श्वेता ने कहा, और वीर के साथ संस्थान के एक भीतरी आंगन में पहुंची। वहां बहुत से लोग जमा थे, और उनके बीच एक युवक खड़ा था। उसने सुनहरे रेशमी वस्त्र पहने थे, और उसके चेहरे पर एक गहरा घमंड था। उसके पीछे एक वृद्ध व्यक्ति शांत खड़ा था, जो दिखने में साधारण था, पर उसकी उपस्थिति में एक गहरा दबाव महसूस हो रहा था। श्वेता को देखते ही उस युवक की नजरों में चमक आ गई। श्वेता का सुंदर चेहरा और प्रभावशाली व्यक्तित्व देखकर वह मुस्कुराया। तो तुम ही श्वेता हो? तुम कौन हो? श्वेता ने बिना किसी संकोच के पूछा। मैं हूं आदित्य सम्राट दी चैंग सम्राट वंश का वारिस और राजा विक्रम के गुप्त गुट का सीधा उत्तराधिकारी। युवक की आवाज में गर्व था। श्वेता ने उसे गौर से देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास विक्रम राज मुद्रा है? यह आंगन संस्थान के सबसे सुरक्षित हिस्से में था, जहां केवल खास लोग ही आ सकते थे। इसलिए श्वेता ने सीधे मुख्य मुद्दे पर बात की।
मुद्रा अभी मेरे पास नहीं है, आदित्य सम्राट ने जवाब दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि श्वेता सीधे मुद्रा के बारे में पूछेगी। अगर तुम्हारे पास मुद्रा नहीं है तो तुम खुद को उत्तराधिकारी कैसे कह सकते हो? श्वेता ने कड़े स्वर में कहा, वह मुद्रा ही राजा विक्रम की विरासत की असली पहचान है। श्वेता ने चैन की सांस ली। उसे डर था कि कहीं अर्जुन ने उससे झूठ तो नहीं बोला था। पर अब साफ था कि यह नया युवक असली वारिस नहीं है। हा, युवक हंसा, हमारा गुट सदियों से बिखरा हुआ है। मुद्रा कहीं बाहर खो गई है और उसे ढूंढा जा रहा है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम चुप बैठें। मैं सम्राट वंश का वंशज होने के नाते यहाँ आया हूँ ताकि श्वेतमृग संस्थान को फिर से साम्राज्य की सबसे बड़ी शक्ति बना सकूं। तुम कहते हो और हम मान लें? श्वेता ने अपमानजनक लहजे में कहा, यह गुप्त गुट सदियों से छिपा है, सिर्फ मुद्रा रखने वाला ही संस्थान के बारे में जान सकता है। तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? एक नया वारिस श्वेतमृग संस्थान में आ धमका है और श्वेता पर अपना अधिकार जता रहा है। क्या ये कोई गहरी साजिश है? और जब अर्जुन वापस लौटेगा तो वह इस नकली वारिस का सामना कैसे करेगा? अध्याय 275 आदित्य सम्राट और देवराज। जिस विक्रम राजमहल पर कभी राजा विक्रम का शासन था, वह आर्यावर्त साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक था, जहां योद्धाओं की संख्या बादलों की तरह अनगिनत थी। उस महल में हर किसी का उपनाम सम्राट नहीं था। वहां राजा विक्रम के शिष्य, उनके उत्तराधिकारी और उनके वफादार अंगरक्षक या सेवक भी थे। उन सब ने मिलकर विक्रम राजगुट बनाया था। महल के विनाश के बाद कुछ अत्यंत वफादार अनुयायी चुपचाप निकल गए और पूरे साम्राज्य में अपनी पहचान बदलकर छिप गए। उन्होंने अपने मूल उपनाम तक त्याग दिए। हालांकि उन सबका एक ही साझा मिशन था, यदि कभी कोई विक्रम राज मुद्रा किंग कैंग टोकन के साथ प्रकट हो तो वे फिर से राजा विक्रम के गुप्त गुटों का नेतृत्व करेंगे और साम्राज्य में विक्रम राजमहल का पुनरुत्थान करेंगे। श्वेतमृग संस्थान का पैतृक निर्देश भी यही था, परंतु यह इंतजार बहुत लंबा चला। हजारों साल बीत गए और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया। समय के साथ इन गुप्त गुटों की वफादारी धुंधली पड़ती गई। अब वे केवल पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे निर्देशों से बंधे थे। चूंकि एक राजमुद्रा थी तो उसे संभालने वाला भी कोई होना चाहिए था। ये संरक्षक राजा विक्रम का दत्तक पुत्र और निजी शिष्य था। उसने राजा विक्रम का उपनाम सम्राट दी अपना लिया था और यह वंश ही सबसे सीधा उत्तराधिकारी माना जाता था। उत्तराधिकारी चुनने की जिम्मेदारी भी इसी वंश पर थी। संभवतः यही वंश राजा विक्रम के प्रति सबसे अधिक वफादार था। आदित्य सम्राट दी चैंग के पीछे खड़े व्यक्ति ने जब श्वेता बाय लुई का सवाल सुना तो वह खुद को रोक नहीं पाया और डांटते हुए बोला, धृष्टता। वह व्यक्ति अब तक मौन था, मानो उसका अस्तित्व ही न हो, पर उसकी इस एक डांट में गहरा अधिकार था। आदित्य सम्राट मुस्कुराया और उसने हाथ हिलाकर उसे शांत किया। श्वेता अभी कम उम्र की है, इसकी बातों का बुरा मत मानो। चूंकि तुम सच सुनना चाहती हो तो सुनो। वर्तमान में जो व्यक्ति राजमुद्रा की रक्षा कर रहा था वह मुसीबत में फंस गया है और उसे नवनिधि महल 9 प्रोफाउंड पैलेस ने बंदी बना लिया है। संभव है कि वे उसे मुद्रा सौंपने के लिए मजबूर कर दें। उस समय तुम जैसे सभी गुप्त गुट बेनकाब हो जाएंगे और तुम्हारा विनाश निश्चित है। इसलिए मुझे समय से पहले ही सबको एकजुट करना होगा। मान्यवर, हमने सुना है कि केवल मुद्रा धारण करने वाला ही हमारे ठिकाने जान सकता है। चूंकि आपके पास मुद्रा नहीं है तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? क्या मैं यह मान लूं कि आपने पैतृक निर्देशों का उल्लंघन किया है? श्वेतमृग संस्थान के एक बुजुर्ग प्रशासक ने शांत पर तीखे स्वर में पूछा। मैं इस बात का स्पष्टीकरण बाद में दूंगा, आदित्य सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। श्वेतमृग संस्थान पहला गुट है जिसे मैं अपने साथ जोड़ना चाहता हूं। मैं कभी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। भविष्य में श्वेता मेरी पत्नी बनेगी और यह संस्थान हमारे गुट की मुख्य शक्ति होगा। किसने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी? श्वेता इस युवक की निर्लजता देखकर दंग थी। वह ऐसे बात कर रहा था मानो उस पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। इस विषय पर अभी चर्चा नहीं करते, हमें विचार विमर्श की आवश्यकता है। आदित्य जी, आप विश्राम करें, एक प्रशासक ने बात को टालते हुए कहा। आदित्य जानता था कि संस्थान को एक बार में वश में करना मुमकिन नहीं है, इसलिए वह मान गया। संस्थान की गुप्त मंत्रणा। आदित्य सम्राट के जाने के बाद संस्थान के मुख्य सभागार में हलचल मच गई। चारों संरक्षक, 9 प्रशासक और प्रमुख विभागों के अध्यक्ष वहां जमा हुए। नेतृत्व श्वेता के परदादा कर रहे थे, जो संस्थान के कुलपति थे। स्पष्ट कहो, इस मामले पर तुम्हारा क्या रुख है? कुलपति ने गंभीरता से पूछा। मैं इसके खिलाफ हूं। हमारा संस्थान अब अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना चुका है। हम किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन क्यों हो जो राजमुद्रा तक नहीं दिखा सकता? एक उग्र प्रशासक ने कहा। एंसेस्ट्रल इंस्ट्रक्शंस पैतृक निर्देश अपनी जगह हैं, पर इस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि होनी चाहिए। कुलपति ने शांत होकर कहा। श्वेता, तुम्हारी क्या राय है? श्वेता ने कुछ पल सोचा और पूछा, मैं जानना चाहती हूं कि क्या आप चाहते हैं कि श्वेतमृग संस्थान हमेशा इसी तरह स्वर्ण प्रांत में छिपा रहे, या आप चाहते हैं कि एक दिन ये विक्रम राजमहल की तरह पूरे साम्राज्य पर शासन करे? अगर आप छिपा रहना चाहते हैं तो चर्चा की जरूरत ही नहीं है। वहां मौजूद कई बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। हम बूढ़े हो गए हैं। हमारी सोच श्वेता की इस एक बात जितनी गहरी नहीं है, कुलपति ने कहा। पता चला कि अधिकांश लोग चाहते थे कि संस्थान अपनी पुरानी महिमा वापस पाए। रूढ़िवादी लोग ही छिपे रहने के पक्ष में थे।
श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा, पर दादाजी, मुझे लगता है कि आदित्य सम्राट का आना अर्जुन की इन्वेंशन के लिए बुरा नहीं है। कम से कम इसने संस्थान के लोगों को अपनी स्थिति पर विचार करने के लिए मजबूर तो कर दिया। कुलपति ने श्वेता को हैरानी से देखा। ये लड़की उस उत्तराधिकारी पर इतना भरोसा क्यों कर रही है? पर आदित्य ने कहा कि मुद्रा किसी और के हाथ लगने वाली है। क्या आप उसकी बात पर यकीन करते हैं? श्वेता ने पूछा, जिस पर कुलपति मुस्कुराए और बोले, नहीं। असली नायक का आगमन, देवराज। अगले कुछ दिनों तक संस्थान आदित्य सम्राट के प्रति ऊपर से तो आदर दिखा रहा था, पर भीतर से कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। वह श्वेता को परेशान करने की कोशिश करता, जिससे संस्थान के लोग और भी चिढ़ने लगे। तभी एक दिन संस्थान में एक और युवक आया। उसका नाम था देवराज दीफंग। वह आदित्य सम्राट जैसा दिखावेबाज नहीं था, वह शांत, गंभीर और प्रभावशाली था। उसकी उम्र भले ही आदित्य जैसी थी, पर उसके व्यक्तित्व में एक स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता थी। उसकी शक्ति आदित्य से कहीं अधिक थी। उसके आते ही आदित्य सम्राट का घमंड हवा हो गया और उसने खुद को पीछे कर लिया। संस्थान को अब समझ आया कि आदित्य सम्राट महज एक मोहरा स्काउट था और असली नायक ये देवराज है। संस्थान के प्रशिक्षण मैदान में देवराज और श्वेतवीर बाई लूजिंग का मुकाबला हुआ। श्वेतवीर जैसा दिग्गज योद्धा भी देवराज के सामने टिक नहीं पा रहा था। तुम्हारा कोई और नाम भी होना चाहिए, है ना? वीर ने पीछे हटते हुए पूछा। देवराज ने मुस्कुराते हुए अपनी आस्तीन झटकी, भाई वीर, तुम्हारी शक्ति सराहनीय है। मेरा एक और नाम भी है, राजवर्धन वैंगकैंग। राजवर्धन, राजवर्धन, वीर बुदबुदाया और फिर मुस्कुराया, तो तुम ही हो। आज मुझे राजवर्धन नाम का असली अर्थ समझ आया। देखने वाले बुजुर्गों की आंखें चमक उठीं। राजवर्धन नियति सूची डेस्टिनी रैंकिंग में 5वें स्थान पर काबिज योद्धा। पूरे आर्यावर्त साम्राज्य में इस नाम की दहशत थी। पर किसे पता था कि उसका असली नाम देवराज है? राजवर्धन, विक्रम राज। अब सब समझ आ रहा है, श्वेता के दादा ने कहा। देवराज राजवर्धन के पास राजमुद्रा नहीं थी, क्योंकि वह बचपन से ही अपने गुरु के साथ दुनिया के भ्रमण पर निकल गया था। पर उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह अपनी काबिलियत के दम पर गुट का नेतृत्व करना चाहता था। श्वेता, क्या तुम्हें लगता है कि यह युवक हमारे गुट का पुनरुत्थान कर सकता है? श्वेता के दादा ने उससे पूछा। श्वेता चुप रही। वह समझ गई कि सम्राट वंश के लोग बहुत चतुर हैं। पहले उन्होंने आदित्य को भेजकर बुरा प्रभाव डलवाया और फिर 5वें रैंक के योद्धा को भेजकर सबको प्रभावित कर दिया। तभी पास से किसी ने आकर श्वेता के कान में कहा, कुमारी, अर्जुन वापस आ गया है। श्वेता की आंखों में चमक आ गई। वह लड़का, आखिरकार वह वापस लौट आया था। अर्जुन वापस आ गया है, पर उसके सामने अब नियति सूची का 5वां सबसे शक्तिशाली योद्धा राजवर्धन खड़ा है। क्या अर्जुन अपनी असली मुद्रा दिखाकर अपना अधिकार पाएगा, या देवराज अपनी शक्ति से उसे कुचल देगा? अध्याय 276, देवी का रुख। अर्जुन की इन्वेंशन ने जब से वह प्राचीन ग्रंथ प्राप्त किया था, उसने खुद को पूरी तरह से उसे समझने और अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करने में झोंक दिया था। यह एकांत साधना पूरे 2 महीने तक चली, जिसमें उसे समय का भान ही नहीं रहा। इन 2 महीनों के दौरान उसने न केवल अपनी रक्त शक्ति ब्लडलाइन की गहराई को महसूस किया, बल्कि स्वर्ण देव पुरुष द्वारा छोड़े गए उस मुद्रण ग्रंथ की विलक्षणता का भी अनुभव किया। वह देव पुरुष वास्तव में एक असाधारण व्यक्तित्व था, जो मुद्रण कला और युद्ध कौशल दोनों में शिखर पर था। अर्जुन ने सोचा कि उसने जो दूसरा ग्रंथ युद्ध कला वाला त्याग दिया था, वह भी निश्चित रूप से अत्यंत शक्तिशाली रहा होगा। परंतु अर्जुन को कोई पछतावा नहीं था। उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा किया था। अगर उसने अपनी तीसरी आंख से वह दृश्य न देखा होता कि वे 9 सुनहरे योद्धा इंसान थे, न कि पुतलियां, तो शायद वह उस विरासत पर शक नहीं करता। पर 9 महान योद्धाओं को पुतलियों की तरह पहरा देते और अपनी जान की बाजी लगाते देख अर्जुन के पास उस ग्रंथ पर संदेह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उसने उसे त्याग दिया। पिछले 2 महीनों में उसकी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। अब उसे खुद पर अटूट विश्वास था। उसे स्वर्ण प्रांत लियोंगजो सिटी में अपनी पहचान बनाने के लिए अब बहुत अधिक समय की आवश्यकता नहीं थी। अब वह पहले की तरह विवश महसूस नहीं कर रहा था। शक्ति की यह तड़प अर्जुन के भीतर स्वर्ण प्रांत आने के बाद और बढ़ गई थी। हालांकि उसकी प्रगति पहले से ही चकित कर देने वाली थी। 16 वर्ष की आयु में उसने अपनी साधना शुरू की और 3 नक्षत्र आत्माएं, स्टार सोल्स, जागृत की, जो सभी 5वें आसमान से थीं। आज तक उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस मामले में उसकी बराबरी कर सके। 18 वर्ष की आयु से पहले ही उसने शक्ति भवन कॉमैंशन की दहलीज लंघ ली थी और अपने देश के राजवंश का भविष्य तय कर दिया था। ये ऐसी उपलब्धियां थीं जो लोग जीवन भर में नहीं पा पाते। अब वह 19 साल का भी नहीं हुआ था और उसकी साधना शक्ति भवन के 4थे स्तर पर पहुंच चुकी थी। इस एकांत साधना के दौरान उसने तीसरे स्तर से 4थे स्तर पर छलांग लगाई थी। उसके भीतर की नक्षत्र ऊर्जा का भंडार अब और विशाल हो गया था और युद्ध कला की समझ कई गुना बढ़ गई थी। तभी दूर से एक सुंदर आकृति उसकी ओर आती दिखाई दी। श्वेता बाय लुई भले ही मोहिनी जितनी विश्व सुंदरी न हो, पर उसका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। वह मासूमियत और आकर्षण का एक अद्भुत संगम थी। ओह छोटे नवाब, आखिरकार तुमने वापस आने का फैसला कर ही लिया। श्वेता ने शरारत से अर्जुन को घूरा। अर्जुन के सामने वह अब अपनी गंभीरता का मुखौटा उतार देती थी और काफी सहज रहती थी। अर्जुन श्वेता को पास आते देख मुस्कुराया, तुम्हारे लहजे से तो ऐसा लग रहा है जैसे यह मेरा अपना घर हो।
सपनों की दुनिया से बाहर आओ, श्वेता ने चिढ़ाते हुए कहा। खैर, इस बार की साधना से क्या हासिल हुआ? बहुत कुछ। देव पुरुष का वह प्राचीन मुद्रण ग्रंथ देखना चाहोगी? अर्जुन की नजरों में शरारत थी। जैसा कि उसने सोचा था, श्वेता की आंखें तुरंत चमक उठीं। एक प्रतिभाशाली मुद्रण उस्ताद के लिए वह ग्रंथ किसी वरदान से कम नहीं था। अगर स्वर्ण प्रांत के अन्य उस्तादों को पता चल जाए तो वे पागल हो जाएंगे। रहने दो, वह तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर जीता है, उस पर तुम्हारा ही हक है, श्वेता ने कुछ पल सोचकर कहा। मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें वह दे रहा हूं? अर्जुन ने मजाक किया, जिस पर श्वेता ने उसे एक चपत लगाने की कोशिश की। मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए दे सकता हूं, इससे मेरी समझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्जुन ने कंधे उचकाए। श्वेता उसकी इस उदारता को देखकर भावुक हो गई और उसने धीरे से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उसे याद था कि कैसे श्वेता ने अपनी देह को ढाल बनाकर रुद्र के हमले से अर्जुन को बचाया था। अर्जुन उसके प्रति कभी कंजूसी नहीं कर सकता था। भाई भीम और हर्ष कहाँ हैं? अर्जुन ने अपने दोस्तों के बारे में पूछा। वे दोनों आजकल साधना के पीछे पागल हैं। पिछले 2 महीनों से वे नरक मंच हेल प्लेटफॉर्म पर लगातार युद्ध कर रहे हैं और अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, श्वेता ने बताया। अर्जुन का मन ये सुनकर भर आया। हर्ष जैसा आलसी लड़का भी अब गंभीर हो गया था। साफ था कि नंदिनी की मौत ने उन सबको भीतर तक झकझोर दिया था। आर्यावर्त के इस विशाल साम्राज्य में, जहां योद्धाओं का समंदर उमड़ता है, बिना शक्ति के आप सिर्फ अपनी बर्बादी का तमाशा देख सकते हैं। अर्जुन, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। श्वेता का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह अर्जुन को एक सुनसान जगह पर ले गई। हालांकि अर्जुन और श्वेता बहुत करीबी थे, पर जब तक अर्जुन संस्थान का आधिकारिक सदस्य नहीं बन जाता, वह मुख्य केंद्रों में नहीं जा सकता था। आदित्य और देवराज राजवर्धन अपवाद थे, क्योंकि वे श्वेत मृग संस्थान के सबसे बड़े राज विक्रम राजगुट के बारे में जानते थे। क्या बात है श्वेता? अर्जुन ने पूछा। पिछले दिनों श्वेत मृग संस्थान में कुछ लोग आए हैं। उनमें से एक का नाम देवराज है। उसका असली नाम राजवर्धन है, जो नियति सूची डेस्टिनी रैंकिंग में 5वें स्थान पर है। वे राजा विक्रम के असली वंश सम्राट वंश दी क्लैन से होने का दावा कर रहे हैं। श्वेता की बात सुनकर अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। सम्राट वंश? अर्जुन को तुरंत अपने गुरु सम्राट अकादमी के कुलपति आदित्य दी की याद आई। वे अभी भी नवनिधि महल 9 प्रोफाउंड पैलेस की कैद में होंगे। पता नहीं वे जीवित हैं भी या नहीं। ये सोचकर अर्जुन की मुट्ठियां भिंच गईं। वे जानते हैं कि श्वेत मृग संस्थान राजा विक्रम का एक गुप्त गुट है। वे यहाँ संस्थान पर कब्जा करने और विक्रम राजमहल को फिर से जीवित करने आए हैं, श्वेता ने चिंता जताते हुए कहा। अर्जुन जानता था कि विरासत पर अपना अधिकार जताना इतना आसान नहीं होगा। बिना विक्रम राज मुद्रा के क्या संस्थान उन्हें स्वीकार करेगा? वे बहुत चालाक हैं। उन्होंने संस्थान के बड़ों को ये कहकर डरा दिया है कि जिस व्यक्ति के पास मुद्रा थी, उसे शत्रुओं ने पकड़ लिया है और अब पूरा गुट खतरे में है। देवराज की शक्ति और व्यवहार ने बड़ों को काफी प्रभावित किया है, श्वेता ने बताया। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा। यह उसके लिए चुनौती भी थी और अवसर भी। सम्राट वंश के लोगों ने संस्थान के मन में पुनरुत्थान की इच्छा जगा दी थी। अब बस ये साबित करना था कि नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य कौन है। गुरु आदित्य ने मुझे वह मुद्रा देने के बाद खुद को कुर्बान कर दिया था। मुझे यकीन है कि वे मर जाएंगे पर राज उजागर नहीं करेंगे, अर्जुन ने भारी मन से कहा। उसे अब अपनी योजना में तेजी लानी होगी। अगला कदम क्या है? श्वेता ने पूछा। अर्जुन ने श्वेता की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। भले ही वह नियति सूची में 5वें नंबर पर हो, पर जीत मेरी ही होगी। यह उसका अहंकार नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प था। उसे बस थोड़ा और समय चाहिए था। 1 या 2 साल के भीतर वह नियति सूची के शिखर पर होगा। अमर सरोवर महल की हलचल। स्वर्ण प्रांत से काफी दूर पहाड़ियों से घिरे एक प्राचीन शहर के अमर सरोवर महल इमॉर्टल पूल पैलेस में हलचल थी। वहां इंसान और नक्षत्र जीव याओ बीस्ट साथ रहते थे। महल की स्वामिनी इस समय एक अत्यंत रूपसी और रहस्यमयी महिला के सामने सम्मानपूर्वक खड़ी थी। वह महिला नीलिमा देवी किंग में फेरी थी, जो एक आराम कुर्सी पर अलसाए भाव से लेटी थी। उसकी आंखों में एक मोहक पर तीखी चमक थी। क्या वे पुराने लोग फिर से बेचैन हो रहे हैं? देवी ने अपनी कोमल उंगलियों से कुर्सी को थपथपाते हुए पूछा। खबर है कि सम्राट वंश के 2 गुट बन गए हैं और कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। वे मुद्रा के प्रकट होने से पहले ही सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, महल की स्वामिनी ने बताया। हाँ, अभी सूरज उगा नहीं और घर के कीड़ों ने राजा विक्रम के आदेशों की अवहेलना शुरू कर दी। वे सत्ता हथियाना चाहते हैं। देवी की मुस्कान में एक बर्फीली कठोरता थी। लगता तो ऐसा ही है। देवराज स्वर्ण प्रांत के श्वेत मृग संस्थान पहुंच चुका है। मेरी नव्या कंगा और उस बालक अर्जुन का क्या हाल है? क्या वह लड़की किसी के प्रेम में पड़ेगी? देवी के चेहरे पर नव्या का नाम आते ही एक ममतामयी मुस्कान आ गई। स्वामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नव्या अपनी मर्यादा में है, उसे मोह माया में बांधना कठिन है। पर वह बालक अर्जुन, वह सच में बहुत अद्भुत है। ओह, देवी की आंखें सिकुड़ी, तुमने शायद ही कभी किसी की इतनी तारीफ की है। तो ठीक है, अपने कुछ लोगों को बाहर भेजो। उस बालक को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वह अकेला है। अगर सब ठीक रहा तो अच्छी बात है, पर अगर टकराव हुआ तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि नीलिमा देवी किसके पक्ष में खड़ी है। अर्जुन का सामना अब देवराज राजवर्धन से होने वाला है, जबकि पर्दे के पीछे नीलिमा देवी जैसी महाशक्ति ने अपना पासा फेंक दिया है।
क्या अर्जुन संस्थान के भीतर अपना अधिकार सिद्ध कर पाएगा? अध्याय 277 रास्ता रोकना। अर्जुन की इन्वेंशन ने जब वह प्राचीन मुद्रण ग्रंथ श्वेता बाय लुई को अध्ययन के लिए दिया तो श्वेता उसमें पूरी तरह खो गई। वह पहले से ही नक्षत्र मुद्रण की दीवानी थी और अब एक प्राचीन देव के रहस्यों को सामने पाकर उसकी एकाग्रता वैसी ही हो गई थी जैसी उस समय अर्जुन की थी। स्वर्ण देव पुरुष की मुद्रण कला श्वेत मृग संस्थान के ज्ञान से कहीं अधिक उन्नत थी। श्वेता ये देखकर चकित थी कि उस ग्रंथ में न केवल चतुर्थ श्रेणी के मुद्रण थे, बल्कि जटिल सुरक्षा चक्र, अस्त्र निर्माण और पुतली कला पपर टेक्निक्स के ऐसे रहस्य थे जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। हालांकि वह जानती थी कि अभी उसकी साधना इतनी नहीं है कि वह इन्हें पूरी तरह समझ सके, फिर भी वह बूंद बूंद करके उस ज्ञान के सागर को पीने लगी। अर्जुन और भीम छू मैंग की मुलाकात के बाद अर्जुन ने फिर से एकांत साधना शुरू कर दी। वह श्वेता के साथ श्वेत मृग गुफा में रहने लगा। नन्हा मक्खन सियो हंट्यून भी साई की तरह उसके साथ चिपका रहता था। सच तो यह है कि अर्जुन मरुस्थल में और समय बिताना चाहता था, पर श्वेता और हर्ष की चिंता उसे वापस खींच लाई। उधर आदित्य सम्राट दीचेंग का मिजाज काफी बिगड़ा हुआ था। सम्राट वंश श्वेत मृग संस्थान पर पूर्ण नियंत्रण चाहता था। इसके लिए उन्हें संस्थान के बड़ों का विश्वास जीतना था। देवराज दी फंग जो भविष्य में इस गुप्त गुट का नेतृत्व करने वाला था, इस काम में पूरी तरह सफल हो रहा था। वह संस्थान के संरक्षकों और प्रशासकों से मिलता, उनके साथ समय बिताता और युवा पीढ़ी को अपनी शक्ति से प्रभावित करता। राजनीति और रिश्तों के इस खेल में देवराज की छवि संस्थान की नजरों में बहुत ऊंची हो गई थी। लेकिन आदित्य सम्राट का हाल बुरा था। संस्थान के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वह दिन भर खाली बैठा रहता और बोर होता रहता। अब जब उसने सुना कि श्वेता एक अनजान युवक अर्जुन के साथ एकांत में साधना कर रही है, तो उसकी जलन चरम पर पहुंच गई। क्या श्वेता अभी भी बाहर नहीं आई? आदित्य ने श्वेता के पिता श्वेत भूषण से पूछा। वह लड़की? भूषण ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वे जानते थे कि अर्जुन के लौटने के बाद से श्वेता उसके पास से नहीं हटी है। जवान बेटी को घर में रोकना मुश्किल है। वे अर्जुन को पसंद करते थे, कम से कम वह इस घमंडी आदित्य से तो लाख गुना बेहतर था। पिताजी, लगता है आपकी बेटी आपके हाथ से निकलने वाली है, बगल में खड़े श्वेतवीर ने मजाक किया। उसने यह बात जानबूझकर आदित्य सम्राट को सुनाने के लिए कही थी। आदित्य का चेहरा तमतमा उठा। यह अर्जुन कौन है? उसकी क्या औकात कि वह श्वेता के योग्य हो? आदित्य अभी भी श्वेता को उसके घर के नाम छुटकी या लाडो जैसे शब्दों से संबोधित कर रहा था, जो वीर और उसके पिता को पसंद नहीं था, पर मेहमान होने के नाते वे चुप रहे। योग्य है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते श्वेता उसे पसंद करे, वीर ने उसे और उकसाया। मालिक, कुमारी बाहर आ गई हैं, एक दासी ने सूचना दी। मैं जरा टहल कर आता हूं, आदित्य सम्राट ने बहाना बनाया। वीर ने अपने पिता की ओर देखा और उसके पीछे हो लिया। अपमान और जवाब। अर्जुन और श्वेता जैसे ही गुफा से बाहर निकले, उन्होंने अपने सामने लोगों की भीड़ देखी। अर्जुन थोड़ा चिढ़ गया। वह आदित्य सम्राट है, श्वेता ने धीरे से अर्जुन को बताया। अर्जुन ने अपनी आंखों से उसे परखा। उसकी साधना शक्ति भवन के 5वें स्तर पर थी। इस उम्र के हिसाब से यह बहुत साधारण था। तभी अर्जुन ने देखा कि संस्थान के 2 बुजुर्ग प्रशासक भी वहां से गुजरते हुए रुक गए हैं। अर्जुन ने अपनी तीसरी आंख से उनकी साधना देखनी चाहिए, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। वह समझ गया कि वे निश्चित रूप से आकाशीय शक्ति टियंगांग रेल्म के योद्धा हैं। श्वेता, पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हें बहुत याद किया, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन दंग रह गया। ये बंदा तो अलग ही मिट्टी का बना था। श्वेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अर्जुन को बगल में मजाक में आंख मारते देख वह और भी चिढ़ गई। उसने झटके से अर्जुन का हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ आगे खींचने लगी। आदित्य, कृपया मुझे मेरे नाम से ही पुकारो, श्वेता ने कड़े स्वर में कहा। अर्जुन। आदित्य ने अर्जुन का रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में एक कुटिल और ठंडी मुस्कान थी। तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो, अर्जुन ने शांत भाव से कहा। मैं जानता हूं। मैंने सुना है कि तुम एक साधारण साधक हो, तुम्हारी युद्ध कला औसत है, पर तुम मुद्रण कला में थोड़े माहिर हो, एक तृतीय श्रेणी के उस्ताद, आदित्य ने जानकारी झाड़ी। तो अर्जुन शांत रहा। मुद्रण उस्तादों का सम्मान केवल उनके उपयोग तक सीमित है। वे दूसरों के लिए अस्त्र या पुतलियां बना सकते हैं, बस। युद्ध के मैदान में मुद्रण कला के भरोसे रहना बेवकूफी है। अंत में एक योद्धा की असली ताकत उसकी युद्ध साधना ही होती है। आदित्य बोलता गया और अर्जुन उसे निशब्द होकर सुनता रहा। क्या ये बंदा खुद की तारीफ करने के लिए मुझे नीचा दिखा रहा है? समस्या ये थी कि आदित्य खुद भी कोई बहुत महान योद्धा नहीं था। बोल चुके तुम? अर्जुन के लहजे में ऐसी बेपरवाही थी मानो सामने कोई कीड़ा खड़ा हो। आदित्य का चेहरा अपमान से काला पड़ गया। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? अर्जुन की आंखों में अचानक बिजली कौंधी। उसकी तीसरी आंख की शक्ति से निकली 2 सुनहरी किरणें सीधे आदित्य की आंखों में धंसी। आदित्य को ऐसा लगा मानो साक्षात मृत्यु उसके सामने खड़ी हो। वह खौफ में 2 कदम पीछे हट गया। उन 2 कदमों ने उसकी पूरी गरिमा मिट्टी में मिला दी। चलो श्वेता, अर्जुन ने कहा। श्वेता ने और भी मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। दूर खड़े उसके पिता और भाई इस गलतफहमी को और गहरा होते देख मुस्कुरा रहे थे। आदित्य ने फिर से रास्ता रोका और अपनी 5वें स्तर की ऊर्जा छोड़ दी। अगर प्यार से समझ नहीं आता तो सुनो, श्वेत मृग संस्थान से दफा हो जाओ। अर्जुन के कदम नहीं रुके। उसकी आंखों से फिर वही सुनहरी रोशनी निकली। आदित्य को अपनी आंखों में असहनीय दर्द महसूस हुआ।
धूम, उसके दिमाग में एक जोरदार झटका लगा और वह पीला पड़ गया। अर्जुन बिना रुके आगे बढ़ रहा था। आदित्य ने फिर से अपनी नक्षत्र आत्मा स्टार सोल जागृत की और अर्जुन पर हमला करना चाहा। अर्जुन उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसने अपनी हथेली हवा में लहराई। पलक झपकते ही मुद्रण की लकीरें आपस में जुड़ी और एक विशाल गरुड़ प्रकट हुआ। उस गरुड़ ने अपने पंजों से आदित्य के सीने को जकड़ लिया और उसे हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। रुक जाओ, पीछे खड़े उस बुजुर्ग ने चिल्लाकर आदित्य को गिरने से बचाया और हवा में उस गरुड़ को नष्ट कर दिया। आदित्य का बुरा हाल था, सीने के वस्त्र फटे थे और मुंह से खून निकल रहा था। युद्ध में मुद्रण कला का उपयोग नामुमकिन नहीं है। कम से कम मैं तुम जैसों को जब चाहूं मिट्टी में मिला सकता हूं। इसलिए अपनी अज्ञानता का ढिंढोरा यहां मत पीटो, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। आदित्य गुस्से और अपमान के मारे फिर से खून थूकने लगा। अर्जुन ने आदित्य सम्राट को उसकी औकात दिखा दी है, पर असली चुनौती अभी बाकी है। राजवर्धन देवराज, क्या अर्जुन उस दिग्गज योद्धा का सामना कर पाएगा? अध्याय 278, जटिल से सरल की ओर आत्मज्ञान। आदित्य सम्राट दी चेंग ने ये जानकर कि श्वेता बाई लुई और अर्जुन की इन्वेंशन के संबंध काफी गहरे हैं, श्वेत मृग संस्थान के लोगों से अर्जुन के बारे में पूछताछ की थी। संस्थान के लोगों के लिए अर्जुन अब कोई अजनबी नहीं था। आदित्य को आसानी से पता चल गया कि अर्जुन एक तृतीय श्रेणी का मुद्रण उस्ताद है, जो शक्ति भवन को मैंशन के तीसरे स्तर पर है, और उसका कोई खास पारिवारिक आधार नहीं है। वह श्वेता से केवल नक्षत्र मुद्रण की वजह से मिला था। यही कारण था कि पिछली बातचीत में आदित्य ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने सोचा था कि मुद्रण उस्तादों का सम्मान केवल अस्त्र बनाने या पुतलियां गढ़ने तक सीमित है। युद्ध के मैदान में मुद्रण उकेरने का समय भला कौन देता है? लेकिन अर्जुन ने तथ्यों से यह सिद्ध कर दिया था कि मुद्रण कला से सीधे युद्ध करना संभव है। और अब अर्जुन के लिए आदित्य जैसे लोगों से निपटना हाथ घुमाने जितना सरल था। पास खड़े श्वेता के पिता और भाई की आंखों में चमक आ गई। वे अर्जुन की मुद्रण कला की गहराई को अब बेहतर समझ पा रहे थे। मुद्रण कला साधना युद्ध कला की तरह ही कठिन है। इसके लिए प्रतिभा के साथ साथ लंबे समय के समर्पण की आवश्यकता होती है। अधिकांश तृतीय श्रेणी के उस्ताद काफी वृद्ध होते हैं। अर्जुन जैसी कम उम्र में इस स्तर की कला हासिल करना और उसे युद्ध में युद्ध साधना से भी अधिक प्रभावशाली बनाना उसे एक वास्तविक युग पुरुष प्रोडजी बनाता था। ये साफ था कि अर्जुन देर सबेर चतुर्थ श्रेणी का मुद्रण सम्राट बनेगा। उस समय उसकी हैसियत पूरी तरह बदल जाएगी। यदि वह 20 वर्ष की आयु से पहले वहां पहुंच गया तो उसका स्थान नियति सूची के दिग्गजों से कम नहीं होगा। कम से कम स्वर्ण प्रांत में आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ था। हालांकि तृतीय से चतुर्थ श्रेणी में जाना वैसा ही था जैसे शक्ति भवन से आकाशीय शक्ति टियंगांग स्तर पर पहुंचना, एक बहुत बड़ी बाधा जिसे पार करना आसान नहीं था। लालच और अवरोध। भविष्य में कृपया श्वेता को फिर से परेशान मत करना। तुम सच में उसके योग्य नहीं हो, अर्जुन ने आदित्य की ओर देखकर ठंडे स्वर में कहा। उसने यह बात एक मित्र के नाते कही थी। श्वेता जैसी गुणी और प्रतिभाशाली युवती का जीवन साथी आदित्य जैसा अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं हो सकता था। आदित्य का चेहरा गुस्से और शर्म से कभी पीला तो कभी नीला पड़ रहा था। अपमानित होने के बाद उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वह अपने परिवार के बड़ों से भी मदद नहीं मांग सकता था, क्योंकि वे यहाँ संबंध सुधारने आए थे, न कि संस्थान के मेहमानों को प्रताड़ित करने। जैसे ही अर्जुन और श्वेता आगे बढ़े, अचानक एक ठंडी हवा चली और एक अन्य आकृति ने उनका रास्ता रोक लिया। अर्जुन को झुंझलाहट हुई। आज सबको क्या हुआ है? पहले आदित्य और अब ये। सामने खड़ा व्यक्ति संस्थान का एक बुजुर्ग था। दादा डोंग, क्या बात है? श्वेता ने हैरानी से पूछा। ये श्वेत डोंग बाई लू डोंग थे, संस्थान के 9 प्रमुख प्रशासकों में से एक और श्वेता के दादा की पीढ़ी के। वे स्वयं एक चतुर्थ श्रेणी के मुद्रण सम्राट और अस्त्र निर्माता थे, साथ ही आकाशीय शक्ति स्तर के शक्तिशाली योद्धा भी। युवक अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ उधार चाहिए। श्वेत डोंग की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने शालीनता से पूछा, मान्यवर, आप क्या लेना चाहते हैं? स्वर्ण देव पुरुष का वह प्राचीन मुद्रण ग्रंथ। ये सुनते ही अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने श्वेता की ओर देखा। क्या गुफा की खबर बाहर फैल गई थी? श्वेता ने तो कहा था कि बड़ी शक्तियों के लोग इस बारे में चुप हैं। श्वेता भी दंग थी। वह ग्रंथ अत्यंत बहुमूल्य था। अर्जुन ने उसे वह ग्रंथ सिर्फ इसलिए दिखाया था क्योंकि उनका रिश्ता अटूट भरोसे पर टिका था। लेकिन श्वेत डोंग और अर्जुन का कोई परिचय नहीं था। सीधे तौर पर ऐसी कीमती वस्तु मांगना किसी लूट से कम नहीं था। मान्यवर मजाक कर रहे हैं। मुझ जैसे कम साधना वाले व्यक्ति को वह महान ग्रंथ भला कैसे मिल सकता है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बात टाल दी। वह जानता था कि ऐसे खजाने आपदा लाते हैं। वह कभी इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। सच में, पर मुझे मिली जानकारी गलत नहीं हो सकती। अपनी मुद्रण अंगूठी डिवाइन रिंग मुझे जांचने के लिए दो, श्वेत डोंग ने सीधे आदेश दिया। यह अत्यंत अपमानजनक था। एक योद्धा की मुद्रण अंगूठी उसकी निजी तिजोरी होती है, उसे किसी को देना अपनी आत्मा सौंपने जैसा था। दादा डोंग, आप अपनी सीमा लंघ रहे हैं। श्वेता चिल्लाई। श्वेता, ये तुम्हारे बस का मामला नहीं है। वह ग्रंथ संस्थान के लिए बहुत जरूरी है, डोंग ने दृढ़ता से कहा। तभी पास से एक और आकृति आई। ये संस्थान के मुख्य संरक्षक ग्रैंड एल्डर थे। श्वेत डोंग, बस करो, उन्होंने डांटा। भूलो मत, इसी अर्जुन ने हमारे संस्थान के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। डोंग ने अपनी आस्तीन झटकी और वहां से चले गए, पर उनकी नजरों से साफ था कि वे हार मानने वालों में से नहीं थे। बोध,
जटिल से सरल की ओर। अर्जुन संस्थान के पिछले हिस्से के शांत मैदान में लौट आया। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। वह जमीन पर बैठा और मक्खन, लिटिल गाय को अपनी गोद में समेट लिया। उसने अपने बाएं हाथ से एक पैनी रोशनी निकाली और अपनी हथेली पर चीरा लगाया। खून की बूंदें टपकने लगी। मक्खन, मुंह खोलो, नन्हे जीव ने मना किया, पर अर्जुन ने उसे समझाया कि उसका रक्त, एंशिएंट याओ ब्लड, उसके लिए जरूरी है और इससे अर्जुन को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही उसने रक्त पिया, मक्खन की आंखों में सुनहरी चमक आए और वह आलस में सोने चला गया। श्वेता चिंतित खड़ी थी। किसी ने जानबूझकर यह खबर फैलाई है। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? खजाना हमेशा आपदा लाता है, श्वेता। डरने से क्या होगा? सिर्फ खुद को शक्तिशाली बनाना ही एकमात्र रास्ता है, अर्जुन ने बुदबुदाया। श्वेता ने सिर हिलाया। सही कहा, सारी मुश्किलें बहुत जटिल लगती हैं, पर अगर उन्हें सरल किया जाए, तो जड़ यही है कि तुम अभी बहुत युवा हो और पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो। तुमने क्या कहा? अर्जुन की आंखें अचानक चमक उठी। यही कि तुम्हारी शक्ति अभी कम है, श्वेता ने दोहराया। नहीं, उससे पहली वाली बात। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। सारी मुश्किलें जटिल लगती हैं, पर जटिल से सरल की ओर, श्वेता ने बुदबुदाते हुए कहा। यही तो है, सब कुछ जटिल दिखता है पर असलियत सरल है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, मानो उसे कोई दिव्य ज्ञान मिल गया हो। सरल से जटिल की ओर जाना तत्व, एसेंस है, और जटिल से सरल की ओर वापस आना बोध, एनलाइटनमेंट है। अर्जुन नीचे झुका और उसने अपनी हथेली के एक इशारे से जमीन पर एक सीधी लकीर खींच दी। वह लकीर साधारण दिख रही थी, पर उसमें एक असीम ऊर्जा छिपी थी। श्वेता ने कौतूहलवश उस लकीर को छुआ। अचानक वहां से एक खौफनाक तलवार की रोशनी, स्वॉर्ड लाइट, फूटी। श्वेता झटके से पीछे गिर गई। उसने फटी आंखों से अर्जुन को देखा। तुमने एक और स्तर पार कर लिया, ब्रेक थ्रू। श्वेता की आवाज में उत्तेजना थी। हाँ, अर्जुन मुस्कुराया। उसका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक अडिग था। वह अब मुद्रण और शक्ति के एक नए शिखर पर खड़ा था। अर्जुन ने जटिल से सरल का रहस्य समझ लिया है और एक नई शक्ति प्राप्त की है। पर श्वेत डोंग और राजवर्धन जैसे दुश्मन अभी भी घात लगाए बैठे हैं। क्या अर्जुन अपनी इस नई कला से उन्हें धूल चटा पाएगा? अध्याय 279, दबाव। श्वेता बाय लुई का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी सुंदर आंखें बिना पलक झपकाए अर्जुन की इन्वेंशन को ताकती रहीं। चतुर्थ श्रेणी। उसके रसीले होंठ थोड़े हिले और श्वेता की आवाज में हल्की थरथराहट थी। स्वर्ण प्रांत, वैंगजू सिटी में चतुर्थ श्रेणी के मुद्रण सम्राट आमतौर पर कम से कम 40 या 50 की उम्र के अधेड़ पुरुष होते हैं, और कई तो 100 साल से भी पुराने प्राचीन योद्धा होते हैं। सबसे प्रतिभाशाली नक्षत्रपुत्र अपना अधिकांश समय युद्ध साधना, मार्शल डाओ में बिताना पसंद करते हैं, इसलिए मुद्रण कला में अर्जुन जैसे विलक्षण प्रतिभा वाले बहुत कम ही मिलते हैं। अर्जुन निश्चित रूप से एक अपवाद था। उसके पास पहले से ही युद्ध कला में असाधारण उपलब्धियां थीं, और मुद्रण कला में तो वह किसी ईश्वरीय वरदान जैसा था। अभी नहीं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर श्वेता ने हल्के से अपने आकर्षक सीने पर हाथ फेरा। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यह क्रिया पुरुषों के लिए कितनी लुभावनी थी। फिर तो तुमने मुझे डरा ही दिया था, श्वेता ने अर्जुन को घूरते हुए कहा। ये किस स्तर का मुद्रण है? अर्जुन ने नीचे बनी उस सीधी रेखा की ओर इशारा किया, जिसमें तलवार जैसी तीखी ऊर्जा भरी थी। तृतीय श्रेणी, श्वेता ने गौर से देखते हुए कहा। भले ही उसने अभी तक चतुर्थ श्रेणी के सम्राट स्तर को नहीं छुआ था, लेकिन महज हाथ हिलाकर इस स्तर का मुद्रण उकेरना अपने आप में अद्भुत था। कितने लोग एक ही झटके में तृतीय श्रेणी का मुद्रण बना सकते हैं? यहां तक कि कुछ चतुर्थ श्रेणी के उस्ताद भी ऐसा नहीं कर पाते। एक ही प्रहार में तृतीय श्रेणी का मुद्रण उकेरना वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, श्वेता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम्ही ने तो मुझे याद दिलाया था जटिल से सरल की ओर, अर्जुन ने कहा। इससे पहले मैंने मुद्रणों को एक एक लकीर जोड़कर जटिल बनाना सीखा था, लेकिन अब मुझे समझ आया कि चतुर्थ श्रेणी में कदम रखने के लिए अगर मैं उसी पुरानी पद्धति पर चला तो मुद्रण उकेरना असंभव रूप से कठिन हो जाएगा। लेकिन ये तो मुद्रण कला का एक अनिवार्य चरण है। क्या सभी उस्ताद ऐसे ही नहीं होते? श्वेता ने धीमे से कहा। मुद्रण उकेरना स्वाभाविक रूप से बहुत कठिन है, इसीलिए प्रतिभाशाली लोग युद्ध कला चुनते हैं। एक चतुर्थ श्रेणी का उस्ताद आकाशीय शक्ति टियंगांग रेल्म के बराबर माना जाता है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में एक योद्धा उस्ताद को आसानी से मार सकता है। कोई भी तुम्हारे मुद्रण पूरा करने का इंतजार नहीं करेगा। अर्जुन इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझता था, और यही कारण था कि आदित्य सम्राट ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन इससे मुद्रण सम्राटों के सम्मान में कोई कमी नहीं आती। एक चतुर्थ श्रेणी के सम्राट का मतलब है कि वह आकाशीय स्तर के अस्त्र और चक्र बना सकता है, जिसके लिए बड़े बड़े योद्धा भी उनसे मदद मांगते हैं। युद्ध कला का मार्ग निरंतर बदलता रहता है, हर किसी की साधना अलग होती है। मुद्रण कला भी वैसी ही होनी चाहिए। जटिल से सरल की ओर आना ही मेरा आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट है। इस बोध के साथ चतुर्थ श्रेणी तक पहुंचना अब बस समय की बात है। अर्जुन की यह कला उसकी गुप्त साधना, ईश्वर शोधन चित्र, रिफाइनिंग गॉड डायग्राम से जुड़ी थी। ये साधना उसे नक्षत्र शक्ति को सीधे मुद्रण ऊर्जा में बदलने की शक्ति देती थी। तो क्या तुम जल्द ही चतुर्थ श्रेणी में कदम रखोगे? चूंकि मुझे मार्ग मिल गया है, तो अब ये कठिन नहीं होगा। अर्जुन की बात सुनकर श्वेता का दिल फिर से धड़क उठा। 19 साल से कम उम्र का चतुर्थ श्रेणी का मुद्रण सम्राट, ये स्वर्ण प्रांत के इतिहास को हिला देने वाली बात थी। मुझे फिर से एकांत साधना में जाना होगा, अर्जुन ने कहा।
हालांकि वह युद्ध कला को प्राथमिकता देता था, लेकिन श्वेत मृग संस्थान में अपनी धाक जमाने और विक्रम राज मुद्रा का सम्मान बढ़ाने के लिए उसे मुद्रण कला में इस ऊंचाई तक पहुंचना ही होगा। मरुस्थल की शांति और शहर की हलचल। पिछली पहाड़ियों के शांत मैदान में हरी घास बिछी थी। एक युवक वहां शांति से बैठा था, जैसे दुनिया से कट गया हो। उसके बगल में एक बर्फ जैसा सफेद कुत्ता मक्खन भी बिल्कुल उसकी तरह पालथी मारकर बैठने की कोशिश कर रहा था, जो देखने में अत्यंत प्यारा लग रहा था। हर्ष और भीम इस बीच पूरे स्वर्ण प्रांत में सक्रिय थे। उन्होंने नरक मंच को अपना प्रशिक्षण केंद्र बना लिया था। वे लगातार युद्धों के माध्यम से अपनी शक्ति निखार रहे थे। भीम अब छठे स्तर पर पहुंच चुका था और हर्ष भी चौथे स्तर पर था। इसी दौरान स्वर्ण प्रांत में एक अफवाह तेजी से फैली कि अर्जुन नाम के एक युवक के पास स्वर्ण देव पुरुष का प्राचीन मुद्रण ग्रंथ है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और कई चतुर्थ श्रेणी के उस्ताद लालच में आ गए। जब उन्हें पता चला कि अर्जुन श्वेत मृग संस्थान में है, तो उन्हें लगा कि संस्थान ने उसे नजरबंद कर रखा है ताकि वे उस ग्रंथ को हथिया सकें। संस्थान के भीतर भी दबाव बढ़ रहा था। आज संस्थान का एक सदस्य श्वेत भूषण बायलुयुग 2 अन्य युवकों के साथ पिछली पहाड़ी की ओर आ रहा था, लेकिन रास्ते में श्वेता ने उन्हें रोक लिया। भूषण चाचा, यह क्या है? श्वेता ने गुस्से में पूछा। भूषण श्वेत डोंग बायलुडोंग का बड़ा बेटा था। श्वेता, हमारे संस्थान की पहाड़ी पर कोई बाहरी व्यक्ति कब्जा करके बैठा हो और मैं वहां जा भी न पाऊं। भूषण ने उपहास किया। आज मैं उसे देखने नहीं आया हूं, बल्कि कुछ खास मेहमान अर्जुन से मिलना चाहते हैं। तुम जानती हो कि वे कौन हैं? वह किसी से नहीं मिलेगा, श्वेता ने दृढ़ता से कहा। हाल ही में कई बड़े उस्ताद संस्थान आए थे, जो अर्जुन पर दबाव बनाना चाहते थे। संस्थान के कुछ लोग चाहते थे कि अर्जुन डरकर वह ग्रंथ उन्हें सौंप दे। इतना घमंड, क्या वह चतुर्थ श्रेणी के सम्राटों से भी नहीं मिलेगा? भूषण ने चिल्लाकर कहा। कम से कम उसे खुद आकर जवाब देने दो। भूषण जैसे ही आगे बढ़ा, श्वेता ने उसका रास्ता रोक लिया। धृष्टता। भूषण ने अपनी ऊर्जा छोड़ी, वह श्वेता से भिड़ने को तैयार था। श्वेता की आंखें गुस्से से जल रही थीं। तभी पिछली पहाड़ी से एक दिव्य और शांत आवाज गूंजी, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। चूंकि मान्यवर मिलना चाहते हैं, तो कृपया पधारिए। श्वेता की आंखें चमक उठीं। वह इस आवाज को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। यह अर्जुन था, और उसकी आवाज में अब एक अलग ही अधिकार था। अध्याय 280, तालाब में नहीं। श्वेत भूषण बायलुयुग ने श्वेता की ओर देखकर एक कुटिल मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। श्वेता ने अनिच्छा से उसे रास्ता दिया और उसके पीछे पीछे पिछली पहाड़ी बैक माउंटेन की ओर चल दी। पहाड़ी की ढलान पर हरी घास के बीच अर्जुन की इन्वेंशन पालथी मारकर बैठा था। भूषण को आते देख उसने सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा, मान्यवर, आज इधर कैसे आना हुआ? मेरे लिए क्या आ गया है? आचार्य अर्जुन, आपसे मिलना तो हिमालय चढ़ने जैसा कठिन हो गया है, भूषण ने ऊंची आवाज में कहा। उसके आचार्य शब्द में व्यंग्य साफ झलक रहा था, मानो वह कह रहा हो कि अर्जुन इस उपाधि के योग्य नहीं है। मान्यवर मजाक कर रहे हैं। असल में मैं पिछले कुछ दिनों से एकांत साधना में था और श्वेता को फिक्र थी कि कहीं मेरी एकाग्रता न टूट जाए, इसलिए उसने आपको रोका होगा। अगर आपको बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूं। अर्जुन अभी भी मुस्कुरा रहा था, मानो उसे भूषण के तंज का एहसास ही न हो। जैसा कि कहा जाता है, मुस्कुराते हुए चेहरे पर कोई वार नहीं करता, पर भूषण रुकने वालों में से नहीं था। आचार्य साधना कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ऑर्डर हासिल कर ली है, इसीलिए अब आप किसी को दिखाई नहीं देते? अर्जुन सिर्फ मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। भूषण ने देखा कि अर्जुन उसे चुपचाप ताक रहा है, तो वह मन ही मन झल्ला उठा कि यह लड़का इतना शांत कैसे रह सकता है। उसने फिर कहा, इस समय हमारे श्वेत मृग संस्थान में कई विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं, जिनमें कई चतुर्थ श्रेणी के मुद्रण सम्राट भी शामिल हैं। क्या आचार्य अर्जुन उन्हें दर्शन देने का कष्ट करेंगे? स्वर्ण प्रांत में मेरा कोई परिचित नहीं है, तो फिर भला कोई मुझसे क्यों मिलना चाहेगा? अर्जुन ने मासूमियत से पूछा। ये सुनकर भूषण अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वह अर्जुन की अज्ञानता पर मन ही मन हंस रहा था कि वह दर्शन, विजिट जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ये दर्शन देने की बात नहीं है, बल्कि तुम्हें उनके पास जाकर उनसे मिलना होगा, भूषण ने मिलने शब्द पर जोर देते हुए कहा। ओह, अर्जुन ने सिर हिलाया और फिर मौन हो गया। ये मुद्रण उस्ताद भी सही समय पर आए थे। उसने श्वेता के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी और तुरंत माजरा समझ गया। ये सब उस प्राचीन देव के ग्रंथ की वजह से था, वरना किसी चतुर्थ श्रेणी के सम्राट को एक मामूली साधक से मिलने की फुर्सत कहाँ? अर्जुन को फिर से चुप देख भूषण ने ताना मारा, आचार्य, क्या आप चलने की तैयारी नहीं कर रहे? मैं क्यों चलूं? अर्जुन ने भूषण की ओर एक अजीब नजर से देखा। तुम? भूषण की आंखें गुस्से से तन गईं। स्वर्ण प्रांत के दिग्गज उस्ताद तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम पूछ रहे हो क्यों? क्या तुम्हारा मतलब है कि वे खुद यहाँ चलकर आएं? भूषण का लहजा अब बर्फीला हो चुका था। तभी श्वेता ने बीच में टोकते हुए कहा, भूषण चाचा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वे क्यों आए हैं। तो आप खुद उनके बिचौलिए बनकर यहाँ क्यों आए हैं? भूषण का मकसद साफ था, अर्जुन को उन दिग्गजों के सामने ले जाकर डराना, ताकि वह दबाव में आकर वह ग्रंथ भूषण के पिता श्वेत डोन को सौंप दे। भूषण ठंडे स्वर में बोला, बिचौलिया? मैं तो बस उसे सूचना देने आया हूँ। क्या तुम्हारा मतलब है कि अगर महान उस्ताद उसे बुलाएं तो वह कन्नी काट जाएगा? मान्यवर मजाक कर रहे हैं, अर्जुन भला उनसे क्यों कतराएगा? अर्जुन ने शांति से कहा, उसके चेहरे से मुस्कान अब गायब हो रही थी।
भूषण ये सुनकर कुटिलता से हंसा। उनसे न मिलना कन्नी काटना नहीं है, बल्कि मेरी अपनी मर्जी है, अर्जुन ने बात जारी रखी। भूषण की हंसी वहीं जम गई। आपने खुद कहा कि वे मुझसे मिलना चाहते हैं, न कि मैं उनसे। भूषण अर्जुन को फटी आंखों से देखता रह गया। ये लड़का तो वाकई गजब का है। तो तुम्हारा मतलब है कि स्वर्ण प्रांत के दिग्गज मुद्रण सम्राट यहाँ आकर तुम्हें नमन करें? भूषण ने उपहास किया। मैं नमन जैसे बड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, अर्जुन ने सिर हिलाया, पर आपने उन उस्तादों के नाम या आने का कारण नहीं बताया। यह महज एक हुक्म जैसा लग रहा है। क्या मैं अपनी मर्यादा छोड़कर उनके पास दौड़ जाऊं? न तो मुझे उनसे कुछ चाहिए और न ही उन्होंने मुझ पर कोई एहसान किया है। ऐसा करना खुद को छोटा बनाना होगा। क्या आपको खुद को छोटा बनाना पसंद है, मान्यवर? भूषण ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, जुबान बहुत तेज चलती है तुम्हारी। ठीक है, मैं जाकर उन दिग्गजों को बता देता हूं कि वे यहां आकर आचार्य अर्जुन के आगे माथा टेकें। इतना कहकर भूषण ने अपनी आस्तीन झटकी और वहां से चला गया। उसके पीछे खड़े युवक ने भी अर्जुन को नफरत भरी नजरों से देखा। श्वेता का उत्साह। उनके जाते ही श्वेता की आंखों में चिंता उभर आई। अर्जुन, खबर फैल चुकी है कि तुम्हारे पास वह प्राचीन ग्रंथ है। भूषण चाचा, श्वेत दोन के बेटे हैं, तुम समझ सकते हो वे क्यों आए थे। आज जो उस्ताद आए हैं वे बहुत प्रभावशाली हैं। अर्जुन खड़ा हुआ और श्वेता के थके हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराया। कोई बात नहीं, अगर वे हद पार करेंगे तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। अर्जुन को मुस्कुराते देख श्वेता की आंखों में चमक आई। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या इस बार सच में तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो गया? हाँ, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सच में? श्वेता ने फिर पूछा। बिल्कुल सच, अर्जुन ने दोहराया। चतुर्थ श्रेणी, फोर्थ ऑर्डर। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? श्वेता ने बार बार पूछा। उसका उत्साह अब 7वें आसमान पर था। 19 साल से कम उम्र में चतुर्थ श्रेणी का सम्राट, ये स्वर्ण प्रांत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अर्जुन ने प्यार से श्वेता के सिर पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, पक्का सच है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। ये तो अद्भुत है। श्वेता खुशी से उछल पड़ी और उसने आवेश में आकर अर्जुन को गले लगा लिया। हे भगवान, मैं आर्यावर्त के सबसे कम उम्र के मुद्रण सम्राट को देख रही हूँ। अर्जुन, तुम पागल हो, पूरी तरह पागल। अर्जुन ने उम्मीद नहीं की थी कि श्वेता इतनी उत्साहित हो जाएगी। अपनी बाहों में श्वेता की कोमलता महसूस कर वह उसे एकटक देखने लगा। श्वेता को जब अपनी स्थिति का एहसास हुआ तो वह झेप गई और तुरंत पीछे हट गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, जो उसकी मासूमियत को और बढ़ा रहा था। तुम रुको, मैं इस खबर को और बड़ा बनाती हूँ। श्वेता की आंखों में एक शरारती चमक आई और वह वहां से तेजी से भाग गई। और बड़ा बनाती हूँ? अर्जुन उसे जाते हुए देखता रह गया। ये लड़की वाकई किसी से नहीं डरती थी। दिग्गजों का आगमन। थोड़ी ही देर बाद अर्जुन ने देखा कि योद्धाओं और उस्तादों का एक बड़ा समूह उसकी ओर बढ़ रहा है। उनमें कई सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे जो साक्षात ऋषि लग रहे थे, तो कई तीखी नजरों वाले अहंकारी योद्धा। उन सबके हाव भाव में एक ही बात समान थी, घमंड। मुद्रण उस्ताद हमेशा से सम्मानित रहे हैं। जहां भी वे जाते हैं लोग उन्हें पलकों पर बिठाते हैं। इन चतुर्थ श्रेणी के सम्राटों के पीछे शक्ति भवन के 9वें स्तर के अंगरक्षक चल रहे थे। जब वे अर्जुन के सामने पहुंचे तो अर्जुन ने अपनी तीसरी आंख की शक्ति से उन्हें परखा। 2 आकाशीय शक्ति टियंगांग वाले, बाकी सब शक्ति भवन के, और सबसे कमजोर 5वें स्तर का। अर्जुन ने भीड़ में एक परिचित चेहरे को पहचाना। मान्यवर आचार्य फनींद्र फंगू को मेरा प्रणाम, अर्जुन ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। पिछली सभा में आचार्य फनींद्र ही निर्णायक थे और उन्होंने अर्जुन की काफी तारीफ की थी। आचार्य फनींद्र ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, पर उनकी नजरें अर्जुन के आसपास की तरंगों को परख रही थीं। उनका दिल जोर से धड़कने लगा, मानो उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। पिछली मुलाकात में ही मुझे पता था कि तुम साधारण नहीं हो। आज तुमने वह कर दिखाया है जो सदियों में कोई एक कर पाता है। बधाई हो, फनींद्र ने बहुत ही विनम्रता और बराबरी के भाव से कहा। अर्जुन ने फनींद्र की निकटता महसूस की। आचार्य, ये सब आपके मार्गदर्शन का ही फल है। आपसे दोबारा मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। अर्जुन ने फिर से झुककर सम्मान दिया। आचार्य फनींद्र चुपके से भीड़ से थोड़ा अलग हटकर खड़े हो गए। वे समझ गए थे कि यह बालक अब तालाब की मछली नहीं रहा, बल्कि 9वें आसमान में उड़ने वाला नीला गरुड़ बन चुका है। अब इससे दोस्ती ही भलाई थी। हालांकि बाकी उस्तादों को यह सूक्ष्म बदलाव समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि फनींद्र इशारा कर रहे हैं कि अर्जुन के पास वह खजाना है और उसने मान लिया है। उनकी नजरें अर्जुन पर ऐसे गड़ गईं मानो वे किसी शिकारी को देख रहे हों। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही संदेश था, आज ये लड़का वह ग्रंथ हमें सौंप कर ही जाएगा। दिग्गजों का जमावड़ा लग चुका है और अर्जुन के पास अब छिपने का कोई रास्ता नहीं है। क्या वह अपनी नई शक्ति से इन अहंकारी उस्तादों को चुप करा पाएगा? और श्वेता इस खबर को और बड़ा बनाकर क्या करने वाली है? इतना सुनने के बाद भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर लो।